गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हालचाल। मेरा नाम शुभांशु कुमार और ये आपका प्यारा सा चैनल स्टडी बडी में मैं आपको स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज ये पहला दिन है और नए बैच के साथ मैं शुभारंभ कर रहा हूं और ये बैच का नाम है, जैसा कि आपने देख लिया, ये बैच का नाम वेलकम बैच है और ये सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जो नए नए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में दाखिला करवाए हैं और इस चैप्टर को मास्टर करना चाहते हैं। मैं आपको अश्योर करता हूं बाबू कि आप इस चैप्टर को मास्टर करेंगे और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगे और अच्छे से अच्छे प्लेसमेंट भी लेंगे। मैं खासकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को भी बताना चाहता हूं कि इसके साथ साथ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ मैं आपको सेकेंड थर्ड एंड फाइनल ईयर के सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा, प्लस आपको मास्टर बना दूंगा किसी भी सब्जेक्ट में, ताकि आप प्लेसमेंट के टाइम में कोई भी टेंशन ना लें। ये सिर्फ एक चैनल आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा और आप इसे पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हैं। सो बैच को शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, बिकॉज आप जिस मास्टर से पढ़ते हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। मेरा नाम शुभांशु कुमार है और मैं फाइनल ईयर का एक स्टूडेंट हूं जो कि बीआईटी सिंदरी में पढ़ता हूं। सो मैंने JUT दैट इज झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने अपना बीटेक किया है। देयरफॉर आपको भी मैं JUT के हिसाब से पढ़ाऊंगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ झारखंड के ही जो स्टूडेंट है वो ही यहाँ पढ़ सकते हैं, नहीं। बिकॉज जो भी यूनिवर्सिटी होता है, झारखंड हो जाए, वेस्ट बंगाल हो जाए, उत्तर प्रदेश हो जाए, सबका जो सिलेबस होता है वो एक जैसा ही होता है और जो कंटेंट होता है वो एक जैसा ही होता है। देयरफॉर आप किसी कहीं के भी स्टूडेंट हो, आप यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हो। और डीसी सर्किट जो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, जो कि पहला चैप्टर है, ये सब सिलेबस में इन्वॉल्व है, तो कोई भी स्टूडेंट हो वो यहाँ आकर के पढ़ सकते हो। और मैं आपको अश्योर करता हूं कि दूसरे स्टेट के जो बच्चे रहेंगे उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वो भी यहाँ आकर के डीसी सर्किट में मास्टरी कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूं, जिससे आपको भी पता चल जाए कि मास्टर क्या क्या पढ़ाएगा। आपको भी मजा आना चाहिए। आपको मैं मस्ती मजाक के साथ पढ़ाऊंगा और आपको दुआ देता हूं कि आप जरूर अच्छा करेंगे, बशर्ते आपको मेरे साथ लास्ट तक बने रहना पड़ेगा और अपने आप पर विश्वास दिखाना पड़ेगा। यस आई विल डू। आपको अपने आप को ऐसा बोलना होगा कि यस आई विल डू, मैं कर सकता हूं। आपके अंदर वैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और मैं अगर नहीं भी है तो मैं आपको कॉन्फिडेंस दूंगा कि आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आपको ऐसा ही सोचना है कि मैं कर सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना है। ऐसा भी नहीं सोचना कि सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा और कोई नहीं करेगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। नो, अरे बाबू मैं कुछ भी बोल दूं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं सोच लेना। आपको अपने से सोचना है और आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। आपको क्या करना है कि हर एक सब्जेक्ट को ऐसा पढ़ना है कि कोई कुछ सवाल पूछ ले, कोई क्वेश्चन दाग दे, आप खुल करके उन्हें बता दीजिए कि नहीं, इसका ये आंसर होता है, इसका परफेक्ट आंसर ये होता है। और इसका अश्योरेंस मैं देता हूं, बशर्ते आपको मेरे साथ लास्ट तक बने रहना पड़ेगा और आपको ये चैनल को रेफर करना होगा और हर एक लेक्चर को पूरा देखना होगा। बिकॉज मैं आपको पूरा फुल पोटेंशियल के साथ, जितना भी मेरा नॉलेज है, मैं फाइनल ईयर तक पहुंचा हूं, कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं फाइनल ईयर तक पहुंचा हूं तो मुझे पता है कि किस तरह पढ़ाना है और क्या क्या पढ़ाना है, कहां से क्वेश्चन उठेगा, कहां से क्वेश्चन नहीं उठेगा। बशर्ते आपको एक शॉर्ट नोट्स बना के रखना पड़ेगा। एक शॉर्ट नोट्स के लिए एक छोटा सा कॉपी रखिएगा जिसमें आप अपने सारे नोट्स को लिख लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा अपने लेक्चर के टाइम में कि किसे किसे मार्क करना है और किसे लिखना है। मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बताऊंगा ड्यूरिंग माय क्लासेस, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे इंटरव्यूअर को कैसे अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, मैं वो भी बताऊंगा। उसके लिए भी एक अलग लेक्चर आएगा। बाबू को टेंशन नहीं लेना है, मास्टर बहुत चालाक है, मास्टर सब पढ़ा देगा, ये आपको ऐसा सोचना है। और आपको मेरे पे विश्वास दिखाना होगा, क्योंकि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो आपका मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन से एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन से लेकर के टेक्निकल एग्जाम, जैसा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, आपका SSC JEE हो गया, RRB JEE हो गया, ये सब में सारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब चीज मैं कवर करूंगा। आपको शुरुआत मैं किससे कर रहा हूं? वेलकम बैच से। और एक बात बता दूं,
जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, जो भी सब स्टेशंस में वोकेशनल ट्रेनिंग करने जाने वाले हैं, वो क्या कर सकते हैं कि इस लेक्चर को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नए स्टूडेंट जो भी हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब करना जरूरी है। और आप मेरे से क्वेश्चंस मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको मैं 100% कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। चलिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सोशल हैंडल का भी लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर के आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिना किसी हिचक के। आप करियर रिलेटेड काउंसलिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको रेडी हूँ सारा कुछ बताने के लिए। तो चलिए, मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूँ कि मैं किस तरह पढ़ाऊंगा। पहला जो मैं चीज पढ़ाऊंगा वो होगा डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट में इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट आरएलसी के बारे में पढ़ाऊंगा, वोल्टेज एंड करंट सोर्स के बारे में पढ़ाऊंगा, किरचॉफ्स लॉ जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं फिर से इसमें बताऊंगा एकदम फ्रेशली, जिसे कुछ नहीं आता वो भी जान जाएगा कि किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। एनालिसिस ऑफ सिंपल डीसी सर्किट, सिंपल डीसी सर्किट का एक एनालिसिस बताऊंगा, उसमें सुपरपोजिशन, थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम बताऊंगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बताऊंगा, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ये पहला यूनिट हो गया। इस यूनिट को खत्म कर लेने के बाद मैं एसी सर्किट्स में जाऊंगा, जिसमें मैं आपको पहले बताऊंगा एसी सर्किट होता क्या है। भैया, आप एसी डीसी के बारे में तो जानना होगा आपको, तभी ना आप आगे बढ़ पाओगे। तो एसी एंड डीसी सर्किट के बारे में मैं आपको बता दूंगा। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स के बारे में मैं बता दूंगा कि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में एसी सर्किट को कैसा बनाते हैं और एसी सर्किट कैसे बिहेव करता है, मैं सारा कुछ बताऊंगा। पीक एंड आरएमएस वैल्यू आपको बता दूंगा, फेजर रिप्रेजेंटेशन आपको बता दूंगा। रियल पावर के बारे में मैं बताऊंगा कि पावर 3 तरह के होते हैं, रियल पावर, एपरेंट पावर एंड रिएक्टिव पावर। मैं तीनों के बारे में, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, ये तीनों के बारे में बता दूंगा। पावर ट्रायंगल बताऊंगा, पावर फैक्टर क्या होता है, वो सारे चीज के बारे में बता दूंगा। एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ आरएलसी आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, मैं सारा चीज आपको बता दूंगा। बस आपको कष्ट नहीं करना है, बस आपको मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है, मैं आपको सारा कुछ पढ़ा दूंगा। फिर आपको मैं रेजोनेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। आरएलसी, आरएल या आरसी सर्किट में रेजोनेंस पाया जाता है, तो उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। 3 फेज बैलेंस सर्किट के बारे में बताऊंगा। वोल्टेज एंड करंट रिलेशन, स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। 3 फेज पावर के बारे में बताऊंगा। मैग्नेटिक ट्रांसफार्मर, मेरा एक लेक्चर ट्रांसफार्मर के लिए भी मैं बनाया हूं, आप उसे एक बार देख सकते हैं। बट मैं इसमें फ्रेशली शुरू से जरूर बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। मैं आपको अलग से, उसके लिए अलग से सेशन रहेगा। बट आपको क्या करना होगा, वो वीडियो को एक बार जाके वॉच जरूर करना होगा। उसे एक बार आप वॉच कर लोगे, क्योंकि वो जो मैं वीडियो बनाया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया हूं कि बेसिक, किसी को अगर ट्रांसफार्मर का बेसिक नहीं आता वो सीख सकते हैं। बट ट्रांसफार्मर का वीडियो देखने से पहले आपको डीसी सर्किट एंड एसी सर्किट के बारे में जानना होगा, क्योंकि आपका ट्रांसफार्मर में उसका यूज होगा और मैग्नेटिक सर्किट में भी उसका यूज होगा। मैग्नेटिक मटेरियल, बीएच कर्व के बारे में बताऊंगा, हिस्टैरिसीस लूप, ये सब आपको आगे चलते चलते सारा कुछ के बारे में पता चल जाएगा। अभी आपको बस ओवरव्यू में दे देता हूँ। सीरीज एंड पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट के बारे में बताऊंगा। आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा। इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में बताऊंगा। लॉसेस के बारे में बताऊंगा। ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा। रेगुलेशन के बारे में, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा। ऑटो ट्रांसफार्मर एंड 3 फेज ट्रांसफर कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। चलिए फिर उसके देखिए, अब ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है। स्टैटिक डिवाइस से रोटेटिंग डिवाइस में जाऊंगा। स्टैटिक से रोटेटिंग, जो शांत है, शांत से जो बहुत हिलता दुलटा है उसके पास चला जाऊंगा। रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन के बाद चल जाऊंगा। एक है कि एकदम खड़े रहेगा शांति से, देखिए इस तरह से एकदम बैठे रहेगा। और एक क्या होगा कि चलने लगेगा, जो चलता है उसे रोटेटिंग बोलेंगे, जो शांत रहता है उसको स्टैटिक बोलेंगे। जो स्टैटिक होता है वो ट्रांसफार्मर होता है, जो घूमता है उसको हम लोग मोटर या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन कहते हैं। तो उसका कंस्ट्रक्शन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बताऊंगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस, कैसे काम करता है, कैसा उसका कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे उसको काम हम लोग करा सकते हैं, और अगर उसका कोई एडवांटेज है कि नहीं, उसका डिसएडवांटेज, उसका पैरामीटर, जैसा कि देखिए रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में आपको टाइप स्लिप्स के बारे में बताऊंगा। स्लिप क्या होता है, एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इसमें क्या सेफ्टीज के बारे में, सर्किट ब्रेकर्स के बारे में हम लोग समझेंगे। अर्थ वायर के बारे में समझेंगे। वायर एंड केबल्स के बारे में समझेंगे। कॉपर कंडक्टर साइज एंड रेटिंग के बारे में।
समझेंगे फ्यूज क्या होता है, बहुत ही बेसिक, देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसलिए बेसिक चीजों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। एमसीबी के बारे में बताऊंगा, ईएलसीबी के बारे में बताऊंगा, लाइटनिंग प्रोटेक्शन, लाइटनिंग बिजली गिर जाता है तो उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या प्रोटेक्शन करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। बैटरीज के टाइप्स के बारे में बताऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा, एलिमेंट्री कैलकुलेशन फॉर एनर्जी कंजम्पशन के बारे में बताऊंगा, यूपीएस टाइप्स एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में। डू यू नो व्हाट इज एन यूपीएस, मैं आपको बताऊंगा, उस टाइम तक आपको समझ में आ जाएगा। यूपीएस में मेनली इन्वर्टर यूज होता है, मैं आपको इतना बस बता देता हूँ, यूपीएस में इन्वर्टर यूज होता है। और आप यूपीएस को कहीं यूज करते हैं क्या, आपको पता है कहाँ यूपीएस यूज होता है? आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में यूपीएस यूज करते हैं, खासकर कंप्यूटर में यूज करते हैं कि अगर लाइन या पावर कट जाता है तो इन्वर्टर से आपका, देखिए लाइन कट जाएगा तो आपका क्या होगा, एक बैक कंप्यूटर बंद हो जाएगा, और ज्यादा एक बैक कंप्यूटर बंद होगा तो बंद करने के टाइम में हाई करंट बहने से आपका कंप्यूटर खराब हो सकता है। तो उसके बारे में बताऊंगा, यूपीएस टाइप एंड स्पेसिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताऊंगा, सेफ्टी प्रैक्टिसेस के बारे में, अर्थिंग, अर्थिंग क्या होता है, बेसिक अर्थिंग के बारे में बताऊंगा। बिकॉज देखिए जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सब चीज जो मैं बढ़ाऊंगा ये आपको जब एडवांस में ले जाऊंगा, ट्रांसफार्मर या इलेक्ट्रिकल मशीन, डीसी मशीन, ये सब के बारे में जब मैं बताऊंगा तो आपको ये सब चीज के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए इसका नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताऊंगा, सेफ्टी प्रैक्टिसेस, अर्थिंग, या फिर फर्स्ट एड ट्रीट में अगर किसी को करंट लग जाए या कुछ हो जाए तो उसको क्या क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करेंगे, इलेक्ट्रिकल शॉप, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल ग्रिड, ये सब के बारे में बताऊंगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना है और अपना दिमाग को खुले रखना है और आपको सिर्फ मेहनत करके बस पढ़ना है। आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, आप अच्छा जरूर करोगे। इसी के साथ भगवान का नाम लेते हैं और चलिए हम लोग आज पहला जो लेक्चर है डीसी सर्किट में बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डीसी सर्किट। तो पहले आपको मैं पढ़ाने का स्टाइल बता देता हूं कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल ये है कि आपको मैं हर एक चीज के बारे में बता दूंगा और बीच में आपको थोड़ा ऐसा भी टाइम दूंगा, थोड़ा मजाक मस्ती भी करूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। चलिए तो पहले मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। अरे सर पागल हो गए हो, ये सब चीज क्या? नहीं, आपको मैं हर एक चीज के बारे में बताऊंगा ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपको पीपीटी का हर एक चीज के बारे में पता हो जाए। चलिए इंट्रोडक्शन का मतलब यहाँ जो डीसी सर्किट में आप जो भी चीज पढ़ोगे आप उसे छोटे रूप में, समराइज वे में मैं आपको यहाँ बता दूंगा, ओवरव्यू बता दूंगा कि इसमें आपको मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो इंट्रोडक्शन का मतलब आप समझ गए, इसको छोटे भाग में, छोटे से समरी में मैं आपको बता दूंगा कि डीसी सर्किट होता क्या है, उसे इंट्रोड्यूस करूंगा। चलिए डीसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। डू यू नो व्हाट इज डीसी? डीसी, अरे सर पहले आप पढ़ाओगे तब ना समझ में आएगा। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। डीसी करंट वो करंट होता है जो टाइम के साथ नहीं बदलता है। वो क्या होता है, एक कांस्टेंट करंट बहता है। अगर 2 एम्पियर बह रहा है तो 2 ही एम्पियर बहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, वेरिएबल नहीं होगा, फिक्स्ड एक डीसी बहेगा। मतलब एक टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, वो क्या होगा, फिक्स्ड बहेगा, कांस्टेंट बहेगा, पानी की तरह कांस्टेंट बहता रहता है। तो इंट्रोडक्शन टू डीसी सर्किट। और सर्किट का मतलब एक सर्किट होता है जिसमें क्या होता है कि एक पावर सोर्स होता है और कोई उसको लेने वाला लोड होता है। तो डीसी सर्किट में क्या होगा, पावर सोर्स क्या होगा बाबू, डीसी सर्किट में पावर सोर्स डीसी सोर्स होगा, डीसी देगा। डीसी सर्किट में डीसी आपको चाहिए होगा, डीसी करंट चाहिए होगा, तो डीसी सर्किट कोई देने वाला, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाला एक क्या होगा, पावर सोर्स होगा। तो एक पावर सोर्स होगा जो डीसी सप्लाई देगा। फिर क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा जो, या रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस, ये तीनों में से आर एल सी, ये पैसिव एलिमेंट में कुछ भी हो सकता है। ये लोड में आपका फ्रिज हो सकता है, फैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो पावर को डिमांड करता हो। करंट को प्रोड्यूस कर रहे हो तो करंट को लेने वाला कोई होना चाहिए। अरे करंट दो मेरे को, करंट दो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए एक मैं क्या कर रहा हूं कि ये देखिए मैं छोटा सा बैटरी लगा दिया हूं, ठीक है, और यहाँ क्या कर दिया हूं, एक बल्ब लगा देता हूं। चलिए देखिए दिस इज अ बल्ब। तो क्या हो रहा है आपका, अब देखिए मैं लेजर पॉइंटर ले लेता हूं और मैं आपको बताता हूं। देखिए ये डीसी सर्किट है भैया, डीसी सर्किट के लिए 2 डंटा बना दो, एक बड़ा डंटा एक छोटा डंटा। नहीं बाबू, ये एक ठो बैटरी में दिखाऊं, अगर 10 बैटरी दिखाना होगा तो एक बड़ा डंटा एक छोटा डंटा, एक ठो जैसे बना रहे हो वैसे 10 ठो बना दो, वो हो जाएगा एक बैटरी। या फिर जो सेट्स ऑफ बैटरी,
ये एक सेल हो गया, एक सेल मतलब एक छोटा सा बैटरी का एक पार्ट हो गया, और जो जो बंडल में पाए जाते हैं उसे बैटरी कहते हैं। तो क्या होगा कि ये आप सेल के साथ कनेक्ट कर दिए हो, और सेल क्या कर रहा है, डीसी सप्लाई दे रहा है। किसको दे रहा है, इस बल्ब को दे रहा है, और जिसके कारण ये बल्ब जल जाएगा। कैसे बल्ब जलता है आपको पता है ना, आप घर के ऊपर देखिए, देखिए लाइट लगा हुआ है आपके घर के ऊपर में, ठीक उसी की तरह क्या होगा कि, या फिर अपने हॉस्टल के देखिए ऊपर में देखिए ट्यूबलाइट जल रहा है, वो वही है डीसी उसमें, लेकिन डीसी नहीं बह, आप बताइए मेरे को क्या जल रहा है ऊपर में, एसी है कि डीसी है। आप फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो आपके घर में आता है वो एसी होता है। डीसी आप कैसे बोल सकते हो, किसी दुकान से एक बैटरी खरीद लो, एक बल्ब खरीद लो, और बल्ब को क्या करो, दो तार ले लो, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल में लगाओ, एक निगेटिव टर्मिनल में लगाओ, और एक बल्ब के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल में लगाओ। अगर बल्ब जल जाएगा मतलब वो डीसी सप्लाई लेके बल्ब जल रहा है, और अपने घर में डायरेक्टली आप लगा दे रहे हो, तो वो क्या होता है कि घर में जो बल्ब जलता है वो एसी के कारण जलता है। चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, इसमें ज्यादा टाइम जाया नहीं करता हूँ। मैं मुझे पता है ये सब चीज आपको पता है, बट मैं इंट्रोड्यूस करना था, इसीलिए मैं आपको सारा चीज बता दिया। तो डीसी सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसमें डायरेक्ट करंट बहता है। डीसी सर्किट आर द फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फाउंडेशन किसे कहा जाता है, डीसी सर्किट को कहा जाता है। ये बहुत ही बेसिक चीज है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ भी पढ़िएगा तो आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, डीसी सर्किट पढ़ने को मिलेगा, एसी सर्किट पढ़ने को मिलेगा। Therefore, which forms the foundation of electrical engineering? लिख लीजिए, आपसे अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फाउंडेशन किसे कहते हैं, तो डीसी सर्किट एंड एसी सर्किट को कहते हैं। यहाँ डीसी सर्किट पढ़ाया जा रहा है, दैट इज वाई रिटन डीसी सर्किट आर द फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना भाई मेरे बातों को। एंड आर इसेंशियल टू अंडरस्टैंड मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट। आपको बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट, बहुत जटिल सर्किट जो बहुत ही उलझा हुआ है, उसके अगर समझना है तो आपको डीसी सर्किट पहले समझना होगा, तभी आप कॉम्प्लेक्स सर्किट की तरफ बढ़ सकते हैं। दे इन्वॉल्व डायरेक्ट करंट, इसमें डायरेक्ट, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, डीसी सर्किट है देयरफॉर इसमें डीसी करंट बहेगा विच फ्लो इन वन डायरेक्शन, और ये एक ही डायरेक्शन। देखिए डीसी मतलब क्या है, कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या होगा, टाइम के साथ बदलेगा नहीं, डायरेक्शन एक डायरेक्शन में बहेगा। मैं बोल रहा हूं मैं आगे जाऊंगा तो सिर्फ मैं आगे जाऊंगा, पीछे नहीं आऊंगा। बट एसी में क्या होता है, मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूं। एसी में क्या होगा कि एक टाइम इंटरवल में आगे बढ़ेगा, फिर क्या होगा, पीछे आ जाएगा, फिर बोले आगे जाएगा, फिर बोले पीछे आ जाएगा। मतलब क्या होता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते रहता है। और वो आगे पीछे क्यों करता है, क्योंकि जो पोलैरिटी रहता है, पॉजिटिव निगेटिव, ऊपर कभी पॉजिटिव चला जाएगा, कभी नीचे पॉजिटिव चला जाएगा, कभी ऊपर निगेटिव तो कभी नीचे निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। मैं आपको आगे दिखा दूंगा कि एसी सर्किट कैसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीसी सर्किट का एक इंटरव्यू क्वेश्चन बन गया है, डीसी सर्किट में किस डायरेक्शन में करंट बहता है, क्या वो यूनिडायरेक्शनल होता है, क्या ये बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल बोलने का मतलब कि आगे पीछे होता है कि नहीं, कि एक ही डायरेक्शन में बहता है। आपका आंसर है कि डीसी करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में बहता है। एंड यूटिलाइज कंपोनेंट रजिस्टर। देखिए मैंने क्या कहा, एक डीसी सर्किट में एक पावर सोर्स होगा जो कि डीसी का होगा, और एक क्या होगा कि आपका लेने वाला होगा कि मुझे करंट दे दो भैया, मुझे दे दो। तो वो लोड में आपका रजिस्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, और इंडक्टर भी हो सकता है। दिस थ्री एक्ट्स लाइक अ लोड। ये एक लोड की तरह काम में आते हैं। आपको लोड बोल दिया जाए, देखिए आप लोड में बोल सकते हो कि सर आप ये क्या आरएलसी लगा के रखे हो, लोड में मैं तो फ्रिज लगा सकता हूं। तो आप फ्रिज खोल के देखिएगा, या फिर जो फ्रिज बनाते उन मैकेनिक से पूछेगा क्या फ्रिज में रजिस्टर होता है, वो बोलेगा हाँ होता है। क्या वो फ्रिज में इंडक्टर होता है, बोलेगा हाँ होता है। तो फ्रिज में या तो कैपेसिटर होगा, क्या तो इंडक्टर होगा, या तो रजिस्टर होगा, या तीनों होगा। देयरफॉर इसीलिए आपको मैं बताया कि आर के बारे में पढ़ाऊंगा, एल के बारे में पढ़ाऊंगा, सी के बारे में पढ़ाऊंगा, आर एल के बारे में भी पढ़ाऊंगा। आर और सिर्फ एल रहे तो क्या होगा, आर और सी रहे तो क्या बिहेवियर शो करे, और आर एल सी तीनों रहे तो क्या बिहेवियर शो होगा। इसीलिए मैं बोला ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैं आपको पूरे बेसिक से, यहाँ लोड भी देखिए, लोड में तीन ही चीज हो सकता है, आर एल सी। आप फैन यूज करिएगा तो या तो उसमें आर रहेगा, या तो एल रहेगा, या तो सी रहेगा, या तो आर एल रहेगा, या तो आर सी रहेगा, या तो आर एल सी रहेगा। यही आपका 6 चीज हो सकता है, या आर, या तो एल, या तो सी, या तो आर एल, या तो आर सी, या तो आर एल सी, तीनों हो जाए। समझ गए।
तो लोड आपका क्या क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि आपका जो लोड रहता है वो क्या क्या चीज हो सकता है। दिस आर पैसिव एलिमेंट, मैं आपको बताऊंगा पैसिव एलिमेंट क्यों कहते हैं इसे। इसके लिए आपको लास्ट तक मेरे साथ बने रहना होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा जब उसका बिहेवियर बताऊंगा RLC, तो उसमें आपको बता दूंगा इसे पैसिव एलिमेंट क्यों कहते हैं। देयरफॉर आपको लोड जो होता है यूटिलाइज कंपोनेंट लाइक रेजिस्टर कैपेसिटर एंड इंडक्टर एक्ट्स लाइक अ लोड। देयरफॉर इसमें क्या होगा, डीसी करंट होगा, डीसी करंट को जनरेट करने वाला एक सेल होगा, तो डीसी सप्लाई होगा, डीसी सप्लाई होगा, डीसी करंट होगा, लोड होगा, लोड इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टर कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो वही लिखा, दे इन्वॉल्व डायरेक्ट करंट विच फ्लो इन वन डायरेक्शन। डायरेक्ट करंट का प्रॉपर्टीज क्या होता है भैया, इंटरव्यूअर पूछेगा कि डायरेक्ट करंट, आप तो इतना इतना पढ़ लिए हो लेकिन डायरेक्ट करंट का प्रॉपर्टीज बता दो, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि डायरेक्ट करंट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है। एंड यूटिलाइजेस कंपोनेंट लाइक रजिस्टर कैपेसिटर एंड इंडक्टर, और उसमें क्या होता है, रजिस्टर लोड में क्या होता है, रजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है या इंडक्टर होता है। डीसी सर्किट आर यूज्ड इन द वाइडली वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, और ये बहुत जगह यूज होता है। डीसी सर्किट हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका यूज होगा तभी तो इसको पढ़ रहे हैं भैया, तो इसका बहुत जगह यूज होता है। तो वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, वाइड मतलब चौड़ा, वैरायटी मतलब बहुत वैरायटी ऑफ, बहुत तरह के, तो वाइड वैरायटी मतलब कि बहुत जगह इसका क्या होता है ऑफ एप्लीकेशन, बहुत जगह इसका एप्लीकेशन मतलब इसका बहुत जगह यूज होता है। जैसे कि पावरिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे कि आपके घर में एक क्या होगा कि लैंप होगा, लैंप में बैटरी लगाते हो, तो बैटरी क्या एक डीसी सेल होता है, डीसी बैटरी सेल का एक ग्रुपिंग होता है जिसे बैटरी कहते हैं। तो डीसी सप्लाई से क्या हो रहा है कि वो बल्ब जल रहा है, तो इसका यूज हो रहा है। लाइटनिंग सिस्टम यूज करते हैं, मोटर में भी यूज होता है, डीसी मोटर होता है भैया, डीसी डायरेक्ट करंट लेंगे, तो बहुत जगह इसका यूज है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर होगा। यहाँ कोई भी डाउट होता है तो तुरंत जा करके कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको तो तत्पर क्या होगा, जैसे ही मैं देखूंगा कमेंट बॉक्स आपको तुरंत मैसेज करूंगा इसका आंसर क्या होगा। या आप मेरे सोशल मीडिया में भी जा करके मुझसे पूछ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर डाउट है तो जाओ जाओ जाके तुरंत उसे क्लिक करो और जा करके तुरंत मुझसे क्वेश्चन पूछो कि सर ये स्लाइड में मुझे ये चीज समझ नहीं है, या फिर आपको और आगे का कुछ भी पूछना है तो आप मुझे बेहिचक पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ता हूँ। टाइप्स ऑफ सर्किट दो सर्किट कितने तरह का होता है, दो तरह का। मैंने आपको बताया एक डीसी सर्किट होता है, एक एसी सर्किट होता है। चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि डीसी सर्किट होता क्या है, एसी सर्किट होता क्या है। डीसी सर्किट कैरी डायरेक्ट करंट, जो डायरेक्ट करंट को कैरी करता है उसको डीसी सर्किट कहते हैं। सर्किट मतलब एक बड़ा सा सर्किट, देखिए दिस इज अ सर्किट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल सर्किट है। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट करंट अगर बह रहा होगा तो उसको डीसी सर्किट बोलेंगे, अगर इसमें एसी बहेगा तो उसको एसी सर्किट कहेंगे। तो द एसी डीसी सर्किट कैरीज डायरेक्ट करंट वेयर द करंट फ्लोज इन अ सिंगल कांस्टेंट डायरेक्शन। इट इज टिपिकली पावर्ड बाय बैटरीज। इसमें क्या होता है, बैटरी होता है, सोलर पैनल होता है और डीसी पावर सप्लाई होता है। मैंने क्या बोला कि किसी डीसी सर्किट में क्या पहले पाया जाए, क्योंकि डीसी को पहले बनाने वाला कोई चीज होना चाहिए, तो क्या होगा, सेल होगा या बैटरी होगा। जो डीसी सेल या बैटरी क्या बनाता है, डीसी बना, तो डीसी सप्लाई होगा एक। डीसी सप्लाई ऐसा डीसी सप्लाई क्यों होगा, क्योंकि वो डीसी को बना रहा है भैया, डीसी को बनाने वाला कोई एलिमेंट होना चाहिए। देयरफॉर एक डीसी सर्किट में एक डीसी पावर सप्लाई होना चाहिए जो डीसी बनाए, तभी तो डायरेक्ट करंट बहेगा भैया। फिर क्या होना चाहिए आपके पास फिर क्या होना चाहिए, एक डायरेक्ट डीसी सप्लाई होना चाहिए वेयर द करंट फ्लोज इन अ सिंगल कांस्टेंट डायरेक्शन। इट इज टिपिकली पावर्ड बाय बैटरी, एक बैटरी होना चाहिए। सोलर पैनल, यहाँ सोलर पैनल क्यों बोला है भैया, क्योंकि सोलर पैनल क्या करता है, धूप से क्या करता है, पहले तो एनर्जी को ले लेता है, उस एनर्जी को क्या करता है, एक वायर के थ्रू उस एनर्जी को किसमें डाल देता है, एक बैटरी में डाल देते हैं। बैटरी में क्या होता है कि वो एनर्जी स्टोर हो जाता है। वो आपको मैं आगे बताऊंगा कि सोलर पैनल कैसे सोलर को लेता है, वो भी जानना बहुत जरूरी है आपको। चलिए हल्का फुल्का सा आइडिया दे देता हूँ। जो पैनल होता है उसके अंदर पीएन जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन आपको अभी नहीं समझ में आएगा, बट मैं हल्का फुल्का आइडिया दे देता हूं। जब आप रजिस्टर ये पढ़िएगा, डायोड पढ़िएगा, तो उसमें पी जंक्शन होता है, एन जंक्शन होता है। तो पी और एन जंक्शन के बीच में एक डिप्लीशन लेयर होता है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में डायोड, याद करिए, है ना, डायोड पढ़े थे। तो क्या होता है, पी जंक्शन होता है, एन जंक्शन होता है, पी एन जंक्शन के बीच में एक डिप्लीशन लेयर होता है,
और जब धूप पड़ता है तो क्या होता है, डिप्लीशन लेयर में आपको पता होगा चार्जेस का एक्यूमुलेशन, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ रहता था, निगेटिव चार्ज एक तरफ रहता था, एक तरफ इलेक्ट्रॉन रहता था, एक तरफ होल्स रहता था। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स रहते हैं, जब क्या होते हैं कि किरणें, जो धूप की किरणें जब पड़ती है तो क्या होता है कि अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है और जो होल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको ऊपर से जो एनर्जी मिल रहा है उस एनर्जी की वजह से क्या होगा कि एक्साइट हो जाएगा, और एक्साइटमेंट के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बहने लगेगा एक सर्किट से दूसरे सर्किट। तो उसके बीच में एक मेटेलिक सा देखिएगा, जब सोलर पैनल देखिएगा तो ऊपर में एक मेटेलिक फिंगर लगा होगा, वो जब जब अंदर में एक्साइटेशन हो रहा होगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा, करंट इस मेटेलिक फिंगर में टकराएगा, और इस मेटेलिक फिंगर में टकराने की वजह से करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा। उस करंट को लेकर के हम लोग किस पे चार्ज, किसमें डाल देंगे, बैटरी में डाल देंगे, और बैटरी क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। बैटरी चार्ज होगा तो उसे आप यूज कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, बस आप इतना जान कर रखिए कि डीसी सर्किट में क्या हो जाएगा, एक बैटरी रहेगा। सोलर पैनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सोलर पैनल को नहीं मान के रखते हैं, नहीं मान के चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पावर, या तो बैटरी रहेगा, या तो सोलर पैनल रहेगा, या तो डीसी पावर सप्लाई हो सकता है। डीसी सर्किट आर यूज इन द लो वोल्टेज डिवाइसेस। अब समझिए डीसी सर्किट का एक डिसएडवांटेज होता है, ये बहुत सस्ता चीज है, इसीलिए इसको सस्ते चीजों में यूज करते हैं। डीसी सर्किट आप जब मार्केट में जाइएगा तो एक बैटरी आपको 10 रुपए में मिल जाएगा, तो सस्ता चीज है, सस्ता चीज को सस्ते चीज में निकाल दिए, इसीलिए इसका वोल्टेज भी कम रहेगा। कम पैसा कम, जैसा दाम वैसा काम, जैसा दाम है, सस्ता दाम है तो सस्ता काम है। देयरफॉर इट इज used in low voltage devices like electronic gadgets, automotive system and LED lighting। चलिए आगे बढ़, डीसी तो समझ गए भैया, एसी सर्किट को बता दीजिए, एसी सर्किट होता क्या है। एसी सर्किट को मैं अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अब उसको वर्ड को तोड़िए, अल्टरनेटिंग एंड करंट। अल्टरनेटिंग मतलब कि अल्टरनेट करना, मतलब कि चेंज करना, ये टाइम के साथ चेंज करता है। मान ली 0 से t टाइम तक ये एक इस फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, तो t से 2t टाइम के बाद क्या होगा, ये फिर उल्टा डायरेक्शन ले लेगा, फिर 2t से 3t के बीच में फिर सीधा जाएगा, फिर ऐसे सीधा आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। जो आपका एसी सर्किट होता है वो वैसे ही वर्क करता है। आपको आगे में एक एनिमेटेड वीडियोस रखा हूं। एनिमेटेड वीडियोस का मतलब जानते हैं, एक छोटा सा एक क्लिप रहेगा जिसमें आपको क्या होगा कि, छोटा सा क्लिप मीन्स छोटा सा एक एनिमेटेड वीडियो रहेगा जिसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम वीडियो के टाइप में समझा दिया जाएगा। तो आपको मैं एसी कैसे बिहेव करता उसको दिखाऊंगा, कैसे आगे पीछे करता है वो मैं बता दूंगा। चलिए, वेयर द करंट पीरियोडिकली रिवर्सेस डायरेक्शन। हर एक पीरियोडिक मतलब 0 से t जा रहा है तो फिर अगले t टाइम के बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज करे, फिर अगले t टाइम के बाद फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। मतलब 0 से t, फिर t से 2t के बीच में क्या होगा, t टाइम होगा, फिर 2t से 3t के टाइम बीच में क्या होगा, t टाइम होगा। मैं दिखाता हूं आपको, देखिए यहाँ 0 से t है तो t से 2t है। देखिए मैं आपको बताऊंगा, ये आगे में मैं बताऊंगा। चलिए आपको थोड़ा सा एक्साइटेड करने के लिए मैं थोड़ा सा दिखा दिया। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि एसी करंट क्या होता है कि अल्टरनेट करता है। अल्टरनेटिंग मतलब कि चेंज करता है, हर एक टाइम के साथ, टाइम इंटरवल के साथ क्या करता है, ये चेंज करता है। तो एसी सर्किट कैरी अल्टरनेटिंग करंट वेयर द करंट पीरियोडिकली रिवर्सेस डायरेक्शन। मतलब हर एक पीरियड के बाद ये क्या करेगा, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। एसी सर्किट आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिकल ग्रिड। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ग्रिड में भी काम आएगा। एसी सर्किट को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल ग्रिड में काम करते हैं। जब आप बिजली घर देखे हो, अभी बस आपको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं इतना बता देता हूं कि आप क्या बिजली घर देखे हैं। क्या एक बिजली घर से जो बिजली आता है वो एक बिजली घर दूसरे बिजली घर से भी कनेक्टेड होते हैं, तीसरे बिजली घर से भी कनेक्टेड, तो बहुत सारे बिजली घर से कनेक्टेड होते हैं, उससे हम लोग ग्रिड कहते हैं। ग्रिड मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो बहुत सारे बिजली घर एक साथ क्या होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे। तो और उसमें क्या बहेगा, एसी करंट बहेगा। तो देयरफॉर बिजली घर में क्या, कौन सा करंट बहता है, आपके घर के आसपास कोई सब स्टेशन होगा, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन होता है जहां पर क्या होता है, ट्रांसफार्मर होते हैं, और बहुत तरह के आपको बड़े बड़े से टावर दिखेंगे जहां पर करंट बहता है। वो बिजली, उसे बिजली घर हिंदी में कहते हैं, देसी भाषा में उसे बिजली घर कहते हैं। बिजली घर में क्या, कौन सा करंट बहता है, अल्टरनेटिंग करंट बहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके घरों में भी कौन सा करंट बहता है, अल्टरनेटिंग करंट। आपके हॉस्टल में भी अल्टरनेटिंग करंट, बीआईटी सिंदरी में भी अल्टरनेटिंग करंट, उत्तर प्रदेश में भी अल्टरनेटिंग करंट बहता है। ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर डीसी करंट को बहाया जाता है, नहीं। आपको मैं पढ़ाऊंगा,
डीसी सर्किट को अभी नहीं, अभी इतना मान के चलिए डीसी सर्किट नहीं, डीसी सर्किट को हम लोग नहीं बहाते हैं बिजली घर में, एसी सर्किट को ही एसी करंट को ही सिर्फ और सिर्फ दौड़ाते हैं। ठीक है, एसी करंट आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिकल ग्रिड एंड आर यूज्ड इन द हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल पावर सिस्टम। ग्रिड को एक और तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं, जो बिजली घर से जो बिजली बनता है और आपके घरों में जो पहुंचता है, उसके बीच में जो चीज भी होता है उसमें क्या चीज बहता है, एसी करंट बहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटिंग करंट इज आइडियल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन लाइंस। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है, पहले पावर जनरेट होता है, बिजली कहीं बनता है तो जनरेटिंग स्टेशन में बिजली बनेगा, फिर उसको क्या होगा कि जैसे मान ली पंजाब में बिजली बन रहा है और आप झारखंड में हो, तो झारखंड में आपको बिजली की जरूरत होगी, तो क्या होगा कि पंजाब को बोलेगा भाई मुझे करंट चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आप बिजली बना रहे हो, मुझे बिजली दो, मैं आपको पैसा दूंगा उसके बदले। तो क्या करेगा, उसके आपको पंजाब से झारखंड के बीच में एक तार बिछाएगा, कि पंजाब से एक तार बिछाएगा और वो तार क्या करेगा, आपके घर में आएगा। तो वो तार जो बिछ रहा है आपको जनरेटिंग स्टेशन से, आपके घर के सामने सब स्टेशन, छोटा सा पोल होगा, पोल में छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो क्या होगा पंजाब से उस पोल में क्या होगा, करंट आएगा। ये सब स्टेशन छोटा सा एक बिजली लेने वाला डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो क्या करे, पहले पंजाब अपना बिजली छोड़ेगा और क्या करेगा, बिजली को ले लेगा। अब वो सारा चीज संभालेगा, आपसे पैसा भी वही लेगा और वही पैसा किसको भेजेगा, पंजाब को भेजेगा। वो डिस्ट्रीब्यूशन जो सब स्टेशन होता है वहां पर बिजली पहुंचता है और आपसे पूछेगा कि आपको कितना बिजली चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं आपको उतना बिजली दूंगा। तो क्या करेगा कि आपसे बिजली का पूछेगा कि कितना आपको बिजली चाहिए, आप बताएंगे मुझे इतना बिजली चाहिए, तो आपको इतना ही बिजली भेजेगा, इतना बिजली नहीं भेजे। अगर इतना बिजली भेज रहा तो उतना पैसा भी आपसे लेगा। ठीक है, तो क्या क्या बोलना चाह रहे हैं कि लॉन्ग जो ट्रांसमिशन लाइंस किसे कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस भेजते हैं जो बिजली घर से जो बिजली बनता है और जो आपके घर के सामने वाला जो सब स्टेशन होता है वहां तक जो बिजली आ रहा है, जो वायर के थ्रू आ रहा है, उसे ट्रांसमिशन लाइंस कहते हैं। अब बोलो मास्टर इतना अच्छा, इतना सस्ता में, इतना आराम से कैसे पढ़ा देता है। अरे मेरा यही नेचर है, मैं आपको इतने ही आराम से और इतने ही आसान भाषा में आपको सारा कुछ पढ़ा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसको लार्ज मशीन्स में भी यूज करते हैं और एप्लियंसेस में भी यूज करते हैं। देखिए ये महंगा चीज, वो सस्ता चीज था, डीसी सर्किट 10 रुपए में बैटरी खरीद के आप करंट बना दे रहे थे, वो तो सस्ता चीज होगा, इसीलिए लो वोल्टेज में काम करते थे। और अल्टरनेटिंग करंट में क्या हो रहा है कि ये थोड़ा महंगा चीज है, आप कहीं दूर से करंट को मंगवा रहे हो तो पैसा ज्यादा देना होगा, डीसी वाले सेल से, डीसी वाले बैटरी से आपको ज्यादा पैसा देना, तो महंगा चीज हो गया, इसीलिए इसको लार्ज मशीन में यूज करते हैं या जहां पर वोल्टेज हाई होता है वहां यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो डीसी क्या कर रहा है, डीसी एक जैसे डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन में देखिए मूव कर, कहीं रिवर्स हो रहा है, नहीं डायरेक्शन कहीं रिवर्स नहीं हो रहा है। देयरफॉर ये प्रूफ करता है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो है ये प्रूफ कर रहा है कि ये वाला जो इधर वाला जो डायग्राम आ रहा है उसको देखिए, वो डायग्राम प्रूफ करता है कि जो डीसी करंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये कहीं पर रोटेट नहीं, ये कहीं पर देखिए रिवर्स नहीं हो रहा है। मेरे पॉइंटर को देखिए, इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ बह रहा है, ऊपर की तरफ तो करंट नहीं जा रहा है, मतलब वन डायरेक्शन में मूव करता है। देयरफॉर डीसी करंट मूव्स इन वन डायरेक्शन एज वेल एज इट डज नॉट चेंज विद टाइम। ये हर एक टाइम 0 से t ले लीजिए वही डायरेक्शन मूव करेगा, t से 2t ले लीजिए वही डायरेक्शन में मूव करेगा, 2t से 3t ले लीजिए वही डायरेक्शन में मूव करेगा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 सेकंड में भी देखिए, मान लीजिए 0 से 1 सेकंड के बीच में एक डायरेक्शन मूव करा, 1 से 2 के बीच में भी उतना ही डायरेक्शन मूव करेगा, 2 से 3 के बीच में भी उतना ही डायरेक्शन मूव करेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहता है। अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्लॉकवाइज जाएगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इनका वोल्टेज और करंट का अगर टाइम के साथ ग्राफ बनाएगा तो कांस्टेंट आएगा। ये आप बच्चों मतलब 8 क्लास 9 क्लास में पढ़ चुके होंगे, इसीलिए मैं इसमें ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। ये क्या कर रहा है, टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, देयरफॉर इट इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देयरफॉर वोल्टेज इज आल्सो कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज करंट इज आल्सो कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए करंट तो कांस्टेंट दिख ही रहा है, वोल्टेज कहीं चेंज हो रहा है, पॉजिटिव वहीं का वहीं है, नेगेटिव वहीं का वहीं है, किसी भी टाइम में पॉजिटिव नीचे आ रहा है नहीं आ रहा है। बट वही केस देखिए एसी में, देखिए ये 0 से 1 सेकेंड है, मान लीजिए ये मैं लिख देता हूं पहले, ये देखिए ये 0 है,
मान लीजिए ये 1 सेकेंड है, ये क्या है आपका 2 सेकेंड, मतलब 0 से 1 सेकेंड में पॉजिटिव, ऊपर नीचे निगेटिव। देखिए 1 से 2 सेकेंड के ऊपर में निगेटिव, फिर नीचे में पॉजिटिव। फिर देखिए फिर 2 से 3 सेकंड में पॉजिटिव ऊपर, निगेटिव नीचे। फिर देखिए 3 से 4 सेकंड में नीचे ऊपर, ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव। ये क्या है, अपना पोलरिटी चेंज करा, कभी पॉजिटिव ऊपर कभी नीचे, कभी पॉजिटिव ऊपर कभी नीचे, कभी पॉजिटिव ऊपर कभी नीचे। और क्या है कि देखिए करंट भी देखिए इस तरफ से बहा, फिर देखिए उल्टा, फिर उल्टा कर, कभी ऐसे बहा फिर ऐसे बहेगा, फिर ऐसे देखिए, फिर ऐसे बहा फिर ऐसे बहेगा, फिर ऐसे बहा फिर ऐसे, मतलब अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, हर हर एक टाइम के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। क्लॉकवाइज जाएगा फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, फिर क्लॉकवाइज जाएगा फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यही इसका नेचर होता है। देयरफॉर ये क्या कर रहा है, इसमें क्या हो रहा था, इसमें कांस्टेंट था, इसमें इसमें देखिए पॉजिटिव भी वही था, इसमें पॉजिटिव भी वही है, निगेटिव भी वही है, कहीं चेंज नहीं हो रहा। देयरफॉर वोल्टेज इज नॉट चेंजिंग, इट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देयरफॉर यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज बना, कांस्टेंट वोल्टेज वोल्टेज का ये ग्राफ बना। और देखिए यहाँ पर मैं मिटा देता हूं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 0 से 1 सेकेंड, ये देखिए लेजर पॉइंटर से मैं दिखा रहा हूं। और एक चीज मैं बता दो, दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज निगेटिव हाफ साइकिल। ये चीज याद कर लो, पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब जो पॉजिटिव साइड में रहे उसे पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलेंगे, जो निगेटिव साइड में रहे उसे निगेटिव हाफ साइकिल बोलेंगे। दिमाग में घुस रही है बात। तो देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्लॉकवाइज जाएगा, निगेटिव हाफ साइकिल में फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, वैसे घूमते रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेजर पॉइंटर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप एसी का बिहेवियर देखें, डीसी का बिहेवियर देखें। एसी में अल्टरनेटिंग करंट बहेगा, मतलब टाइम के साथ चेंज कर रहा है, करंट भी चेंज कर रहा है और वोल्टेज भी चेंज कर रहा है, मतलब अल्टरनेटिंग अगर सप्लाई दोगे, एसी सप्लाई दोगे तो क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट बनेगा और अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी बनेगा। और ठीक टीसी सर्किट की तरह इसमें भी एक जनरेट करने वाला एसी जनरेटर होगा जो एसी को जनरेट करेगा। ठीक है, तो एसी को जनरेट करने वाला एक एसी जनरेटर रहेगा, एसी करंट रहेगा और एक लोड रहेगा, लोड आर एल सी, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ आर लगाया गया है, यहाँ आर के जगह में एल भी लगा, इंडक्टर भी लगा सकते थे, कैपेसिटर भी लगा सकते थे, या आर एल भी लगा सकते थे, या तो आर सी लगा सकते थे, या तो आर एल सी, तीनों लगा सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अल्टरनेटिंग करंट में पॉजिटिव कभी ऊपर, पॉजिटिव कभी नीचे, कभी 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 पॉजिटिव नीचे तो कभी पॉजिटिव ऊपर। तो देखिए क्या होते हैं कि अल्टरनेट कर रहे हैं 0 से t टाइम तक। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में है तो 1 से 2 सेकंड में क्या होगा, निगेटिव हाफ साइकिल जाएगा, 2 से 3 सेकंड में फिर पॉजिटिव, 3 से 4 सेकंड में फिर निगेटिव। तो टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं। और जो सबसे सबसे जो पीक पे जो करंट रहता है उसको पीक वोल्टेज कहते हैं, ये याद रख लो। जो सबसे पीक में करंट रहेगा उसको पीक करंट कहेंगे, पीक वोल्टेज कहेंगे। करंट अगर वोल्टेज का ग्राफ बना रहे हो तो जो ये पीक में है उसको पीक वोल्टेज कहेंगे। और यहाँ पर जो पीक में है, मेरे पॉइंटर को देखो, यहाँ जो पीक में उसको पीक करंट कहेंगे, क्योंकि करंट का ये ग्राफ है। और पीक में जो रहेगा वो पीक करंट होगा और इसमें पीक वोल्टेज होगा। इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। इसके बारे में आप जानते हैं। अल्टरनेटिंग करंट देखिए क्या होता है, पॉजिटिव साइकिल, फिर निगेटिव हाफ साइकिल में चला जाएगा, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाएगा, फिर निगेटिव। तो बच्चों थोड़ा सा लैग आ गया था। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, नेक्स्ट हम लोग जाने वाले थे स्लाइड में। चलिए तो स्लाइड में चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज और करंट सोर्स होता क्या है। वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है। वोल्टेज सोर्स मतलब ऐसा सोर्स जो वोल्टेज को दे, कांस्टेंट वोल्टेज को जो देता है उसे वोल्टेज सोर्स कहते हैं। जो कांस्टेंट करंट को देता है उसे क्या कहेंगे, करंट सोर्स कहेंगे। तो वोल्टेज सोर्स सच एज बैटरी, जो आप अपने मार्केट से जो बैटरी खरीदते हो वो क्या है, वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स सच एज बैटरी। अब आप घर में जा करके अपने माँ बाप को बोलिएगा कि मैं वोल्टेज सोर्स खरीदता हूँ, आप बैटरी मत बोलिए, मैं वोल्टेज सोर्स खरीद के लाया हूँ। या अपने मास्टर को बोलिएगा मैं वोल्टेज सोर्स खरीदता हूँ अपने घर में, मास्टर भी खुश, लगता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सही में आ गया है, या फिर उसको बहुत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अच्छा उसको नॉलेज है, ये आप बता सकते हो अपने रिलेटिव को, अपने प्रोफेसर्स को। तो वोल्टेज सोर्स सच एज बैटरी प्रोवाइड अ कांस्टेंट वोल्टेज डिफरेंस, मतलब क्या करता है कि वोल्टेज सोर्स क्या करता है, कांस्टेंट वोल्टेज डिफरेंस प्रोवाइड करता है। और आपको पता है कि वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस होगा तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बल्ब ले लीजिए, बल्ब का पॉजिटिव एंड बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ दीजिए, बल्ब का निगेटिव एंड बैटरी के निगेटिव एंड से जोड़ दीजिए, तो क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। क्यों जलेगा, उस पर करंट बहेगा, तभी तो करंट बहने की वजह से बल्ब जल रहा है। तो बल्ब में करंट बहता है
तो करंट बहने के लिए क्या होता है कि वोल्टेज डिफरेंस बनाना पड़ता है। तो वोल्टेज डिफरेंस बनता है, वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट वोल्टेज डिफरेंस बनाता है, उस वोल्टेज डिफरेंस की वजह से कांस्टेंट करंट ड्राइविंग करंट बनता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वोल्टेज सोर्स से जो करंट बनता है वो करंट, उसको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ करंट नहीं बोलेंगे, ड्राइविंग करंट बोलेंगे। ड्राइविंग करंट प्रोड्यूस होता है सर्किट में, वही लिखा है। वोल्टेज सोर्स सच एज बैटरी प्रोवाइड अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ड्राइविंग करंट थ्रू अ सर्किट। करंट सोर्स में क्या होगा, कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है। कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो अब कोई बात ही नहीं रहा, क्योंकि वोल्टेज से करंट बनता है, करंट से वोल्टेज कभी नहीं बनता। तो इस करंट सोर्स तो डायरेक्टली आपका करंट बना करके दे देता है। करंट सोर्स लेस कॉमनली यूज होता है, ज्यादा यूज नहीं होता है। करंट सोर्स लेस कॉमन बट इसेंशियल इन एनालिसिस प्रोवाइड अ कांस्टेंट करंट फ्लो रिगार्डलेस ऑफ द रेजिस्टेंस। कैसा भी रेजिस्टेंस हो उसके उसे कोई मतलब नहीं है, वो अपना करंट सोर्स तो बराबर देगा, कांस्टेंट करंट सोर्स देगा। आप कितना भी रेजिस्टेंस बढ़ा दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास ऐसा ऐसा डिवाइस है जो कांस्टेंट करंट बना करके दे रहा है, कांस्टेंट करंट बना करके दे रहा है, तो मैं कांस्टेंट करंट बन करके ही तुमसे निकलूंगा। तो कांस्टेंट करंट सोर्स में कांस्टेंट करंट बहता है सर्किट में, उसमें कोई भी रेजिस्टेंस लगा लो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स इज अ डिवाइस दैट प्रोवाइड अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करके देता है। वोल्टेज सोर्स में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। आपको पता है करंट बहने के लिए वोल्टेज डिफरेंस बने, जहां वोल्टेज डिफरेंस बना वहां करंट जरूर बनेगा, जहां वोल्टेज डिफरेंस बना वहां ड्राइविंग करंट बनेगा। वोल्टेज सोर्स में कांस्टेंट वोल्टेज बनता है, कांस्टेंट वोल्टेज से आपका करंट बन कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से कांस्टेंट वोल्टेज से आपका क्या होगा, एक ड्राइविंग करंट बनेगा। उस ड्राइविंग करंट की वजह से आपका क्या होगा, बल्ब हो या कुछ भी सोर्स हो वो क्या होगा, जलेगा, या फिर वो ग्लो करेगा, या फिर वो लोड में पहुंचेगा, पावर एब्जॉर्ब करेगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। देखिए वोल्टेज सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल बना देते हैं और पॉजिटिव और निगेटिव लगा के रखते हैं। पॉजिटिव को या तो ऊपर लगाओ या तो नीचे लगाओ, निगेटिव को या तो ऊपर लगाओ या तो नीचे बनाओ। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखा देता हूँ, दिस इज अ वोल्टेज सोर्स। ये देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव साइड ऊपर है, पॉजिटिव को मैं ऊपर लगाऊं, निगेटिव को नीचे लगाऊं, इसे वोल्टेज सोर्स रखते हैं। वोल्टेज सोर्स बनाने का तरीका, एक सर्कल बनाना है, पॉजिटिव को या तो ऊपर रखो या तो नीचे रखो। अगर पॉजिटिव को ऊपर रखे हो तो निगेटिव को नीचे रखना होगा, अगर नीचे पॉजिटिव कर दोगे तो ऊपर निगेटिव कर देना। और एक बात और जान जाओ, पॉजिटिव एंड से क्या होता है, करंट बाहर निकलेगा। पॉजिटिव एंड से देखो करंट बाहर निकल रहा है, देखो आई करंट बाहर निकला, और ये रेजिस्टेंस से होते हुए वापस निगेटिव में भी पहुंचना चाहिए। जितना पॉजिटिव एंड से करंट निकल रहा है उतना निगेटिव एंड में पहुंचेगा, तभी तो सर्किट क्लोज बनेगा। सर्किट क्लोज बनेगा तभी तो वो सर्किट में क्या होगा कि जो आपको चाहिए होगा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब चलिए करंट सोर्स को समझते हैं। करंट सोर्स में कांस्टेंट करंट नहीं मिलेगा। अब उसमें वोल्टेज की कोई मतलब नहीं है, वोल्टेज बने ना बने हमको मतलब नहीं है, रेजिस्टेंस रहे ना रहे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि मुझे करंट कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट करंट सोर्स मिलेगा। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और एरो मार्क से शो करते हैं। देखो यहाँ पर सर्कल और एक एरो मार्क, और जिस तरफ एरो मार्क का जो रहेगा हेड रहेगा, ठीक उसी तरफ क्या होगा, उसी तरफ से करंट बहेगा। जैसे एरो मार्क ऊपर की तरफ है, देयरफॉर करंट ऊपर से घूम करके वापस निगेटिव एंड में आ जाएगा। चलिए समझ रहे हो बात। अब हम लोग क्या बोला है यहाँ पर कि यहाँ पर एक बात और बोला गया है कि वोल्टेज सोर्स को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदल सकते हैं, करंट सोर्सेस को वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं। ये आपको मैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में बताऊंगा कि कैसे वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदल सकते हैं, या करंट सोर्स को कैसे वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं। आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशंस भी बता दूंगा। दिस ट्रांसफॉर्मेशन सिंप्लीफाई द सर्किट एनालिसिस एंड कैन बी यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट बहुत ही भयानक सर्किट हो, दिखने में डर लग जाए, वैसे सर्किट को भी आप एकदम आसान बना दोगे अगर आपको पता होगा कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स कैसे बना सकते हैं, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स कैसे बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दिस इज अ करंट सोर्स वाला डायग्राम, और ये क्या है, वोल्टेज सोर्स वाला डायग्राम। चलिए सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, अरे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो इसके बारे में तो मैं जानता हूं क्या होता है। आप रजिस्टर को कभी सीरीज में लगा करके देखे हो या पैरेलल में लगा करके देखे हो, आप जरूर लगा करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज एंड पैरेलल सर्किट में।
तो आप सीरीज और पैरेलल सर्किट तो जानते ही हो कि सीरीज और पैरेलल में आप सर्किट को लगाते ही होंगे, तो आपको पता होगा जो सीरीज में होता है उसमें क्या होता है कि करंट कांस्टेंट होता है और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। ये आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो नोट कर लो। सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। Resistor can be connected in series and parallel, creating different circuit configuration that affect the overall resistance। अगर आप सीरीज में लगाओगे या पैरेलल में लगाओगे तो दोनों का केस में आपका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा डिफरेंट होगा। अगर सीरीज में लगाओगे तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R डॉट 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 प्लस RN, मतलब सीरीज में लगाओगे तो हर रेजिस्टेंस को प्लस करना होगा, प्लस करके जो वैल्यू मिलेगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। और अगर आप उसे पैरेलल में लगा दोगे तो उसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/RN। ये मैं आपको आगे में फॉर्मूला बता दूंगा, चिंता की बात नहीं है, ये आपको भी पता होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है, अगर आप सीरीज में लगाओगे तो रेजिस्टेंस अलग होगा, उसका करंट अलग होगा, वोल्टेज अलग होगा, पैरामीटर अलग होंगे। और जब उसको पैरेलल में लगाओगे तब भी आप जब देखोगे तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, आर इक्विवेलेंट अलग होगा, आर इक्विवेलेंट अलग होने की वजह से करंट भी अलग होगा, करंट के अलग होने की वजह से वोल्टेज भी अलग होगा। वही लिखा है। सीरीज सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड एंड टू एंड। रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस देखिए एंड टू एंड लगा हुआ है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से इसका जो एंड जहां खत्म हो रहा है वहां से इसका लाइन, बोलते हैं ना मेरी लाइन जहां से खत्म होती है वहीं से तुम्हारी लाइन स्टार्ट होती है, इसका डायलॉग यही है। मतलब ये बल्ब का जो जहां इसका कनेक्शन खत्म हो रहा है ये बल्ब का, वहां से दूसरे वाले बल्ब का स्टार्ट हो रहा है लाइन, फिर यहाँ से इसका खत्म जहां हो रहा है इसका बैटरी का फिर लाइन स्टार्ट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मतलब क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन को हम लोग सीरीज कनेक्शन कहते हैं। सो करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर इन टर्न एंड वोल्टेज ड्रॉप। तो क्या होता है सीरीज कनेक्शन में, क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप होता है। मैंने आपको क्या बोला, क्या कांस्टेंट होता है, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। आप लिख लीजिए, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, वोल्टेज में ड्रॉप होता है। तो ही लिखा है कि सीरीज में क्या होगा, करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर इन टर्न एंड करंट तो बहता है, कांस्टेंट करंट बहता है, बट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के केस में वोल्टेज ड्रॉप होता है। और क्या होता है, ड्रॉप होने के बाद जो टोटल जब करोगे तो V इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इन पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में इस तरह होता है, पैरेलल में ऊपर एक, इसका ऊपर एक लगा दिए बल्ब और उसका एक नीचे एक बल्ब लगा दिए, इस तरह पैरेलली लगा दिए, एक ऊपर में है एक उसका नीचे में है। अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा चलेगा, दूसरा खराब हो जाए तो पहला चलेगा। इसमें क्या होगा, एक खराब होगा तो बीच का सर्किट टूट जाएगा, बीच का सर्किट टूटेगा तो दूसरे वाले को नहीं पहुंचेगा। दैट मीन्स करंट कांस्टेंट करना पड़ता है, सीरीज में करंट को कांस्टेंट करना पड़ता है, तभी आपका क्लोज सर्किट बनेगा। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग दैट इन सीरीज सर्किट करंट शुड बी कांस्टेंट एंड वोल्टेज ड्रॉप शुड अकर, बिकॉज रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो वोल्टेज ड्रॉप तो होगा ही। और पैरेलल में क्या हो रहा है, एक खराब हो रहा है तो कोई मतलब नहीं, तब भी क्लोज है, मतलब वोल्टेज वहां कांस्टेंट रखना पड़ेगा। वोल्टेज कांस्टेंट है क्योंकि ऊपर वाले का रजिस्टर में, ऊपर वाले ये बल्ब का जो ये वोल्टेज रहेगा वही नीचे वाले का भी रहेगा, मींस वोल्टेज इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, करंट इज डिवाइडेड बिटवीन द टू रजिस्टर। देखिए यहाँ से जो करंट आ रहा है, मेरे पॉइंटर को देखिए, एक ऊपर चला जा रहा है एक नीचे चला जा रहा है, मतलब करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, एक ऊपर एक नीचे। और वोल्टेज, इसका जो वोल्टेज रहेगा वही नीचे वाले का वोल्टेज रहेगा, मतलब वोल्टेज इज कांस्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज सेम एज दैट ऑफ द टोटल वोल्टेज, मैंने बताया था। अब हम लोग सीरीज सर्किट में चलते हैं। सीरीज सर्किट क्या होता है, हाँ सीरीज सर्किट होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है एंड टू एंड कनेक्टेड रहते हैं। पैरेलल में क्या होता है, साइड टू साइड कनेक्टेड रहते हैं, ऊपर एक साइड नीचे एक साइड। तो साइड टू साइड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। साइड टू साइड कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। और अगर सीरीज भी हो पैरेलल भी हो, दोनों मिक्स हो, तो हम उसे कंबाइंड सर्किट बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन कैन बी यूज्ड टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स कॉल्ड कंबाइंड सर्किट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही देखिए, सीरीज सर्किट इज मेड बाय कनेक्टिंग एंड ऑफ वन दैट डिवाइस टू द बिगिनिंग ऑफ अदर। एक इसका जो एंड जहां हो रहा है इसका बिगिनिंग है, मतलब एंड टू एंड लगा रहे हैं। और इसका साइड द सेम टर्मिनल ऑफ द बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर, मतलब यहाँ जो साइड है, ऊपर का साइड और नीचे का साइड दोनों बराबरे है, दोनों का वोल्टेज सेम है। मतलब वो साइड बाय साइड जो होता है उस कनेक्शन को पैरेलल बोलते हैं, और एंड टू एंड जो कनेक्शन होता है उससे हम लोग सीरीज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक
देखिए ये वाला बल्ब को उठा दोगे तो क्या होगा, दोनों का बल्ब बुझ जाएगा, क्योंकि क्लोज सर्किट नहीं, बीच वाले बल्ब को खराब होने की वजह से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक होने की वजह से दोनों बल्ब जो सीरीज में लगे उन्हें करंट नहीं मिल पाएगा, इसीलिए सीरीज में क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट करंट का बहाना जरूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे। मतलब देखिए आपको सिलेबस में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, सिलेबस में मैंने आपको पढ़ा दिया, सिलेबस में मैंने आपको पढ़ा दिया क्या कि डीसी सर्किट क्या होता है, डीसी सर्किट साथ साथ मैंने आपको बताया कि वोल्टेज एंड करंट सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स के बाद मैंने आपको बता दिया कि V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर होता है, मतलब वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स वाला बता दिया मैंने। फिर सीरीज एंड पैरेलल सर्किट के बारे में मैंने बताया आपको। फिर मैंने आपको रजिस्टर के बारे में, आर के बारे में बताऊंगा, एल के बारे में बताऊंगा, फिर आपको मैं आर एल के बारे में बताऊंगा, फिर मैंने आपको कैपेसिटर के बारे में बताऊंगा। चलिए रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं। रजिस्टर आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में आपको पता है लोड में क्या लगाया जाता है, या तो आर या तो एल या तो सी। तो मैं आपको इंडिविजुअली बताऊंगी कि आर का क्या प्रॉपर्टी होता है, एल का क्या प्रॉपर्टी होता है एंड सी का क्या प्रॉपर्टी होता है। तो आर एल एंड सी तीनों के बारे में इंडिविजुअली समझ लीजिए। एसी सर्किट में जाएंगे तो आर एल सी तो मैं अलग अलग बताऊंगा, आर एल सर्किट, आर सी सर्किट और आर एल सी सर्किट तीनों के बारे में भी मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस आर एसेंशियल कंपोनेंट। डीसी सर्किट में लोड का रहना बहुत जरूरी होता है। इट इज वाई रेजिस्टर आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डीसी सर्किट दैट। और आपको पता है रजिस्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, वो क्या करता है, करंट को अपोज करता है, मतलब कि करंट को अपोज रोकता है, बोला ज्यादा तुमको करंट ज्यादा तुमको जाने नहीं देंगे। जो जो कुछ करंट क्या होता है कि उससे पार होकर के कुछ करंट क्या होता है निकलता है, मतलब कुछ करंट की लॉसेस होती है, करंट का कुछ लॉसेस करेगा। बोले करंट भैया हम आपको जाने नहीं देंगे, रोकेगा, रोकने का पूरा कोशिश करेगा, तो बीच बीच में रुकावट लाता है रेजिस्टेंस। समझ गए। रेजिस्टेंस आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डीसी सर्किट दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। देयर रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम। इसको किससे किससे मेजर करते हैं, ओम में मेजर करते हैं। और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू देम फॉर अ गिवन वोल्टेज। किसी वोल्टेज में जितना करंट पार हो जाता है, तो जितना करंट पहले ऊपर में था, रेजिस्टेंस के ऊपर में था, और जितना करंट इसका नीचे से निकल रहा है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू हम उसी से कैलकुलेट करते हैं, उसी से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू होगा, कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, कितना करंट को रोक दे रहा है। समझ गए। तो रजिस्टर नेटवर्क कैन बी कॉम्प्लेक्स, रजिस्टर नेटवर्क कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इन्वॉल्विंग कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। इसमें सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन भी हो सकता है, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। एनालाइजिंग दिस नेटवर्क रिक्वायर्स, इसको हमको एनालाइज करना है या फिर आर इक्विवेलेंट निकालना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सीरीज पैरेलल का तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे ही लगाएंगे। किरचॉफ का लगा करके हम करंट और वोल्टेज के बारे में भी पता कर सकते हैं, और बहुत सारे टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग करंट वोल्टेज निकाल सकते हैं रेजिस्टिव लोड में। अब हम लोग रजिस्टर का टाइप समझेंगे। रजिस्टर कम इनटू वेरियस टाइप इंक्लूडिंग कार्बन फिल्म। एक कार्बन फिल्म होता है, आप 10 में 9 या 10th में तो पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है कि कलर कॉम्बिनेशन होता है, जैसा जैसा कलर होता है उसके हिसाब से इसका वैल्यू को जाना जाता है। ठीक है। रजिस्टर कम इनटू वेरियस टाइप, बहुत तरह के रजिस्टर्स पाए जाते हैं। कार्बन फिल्म होते हैं, मेटल फिल्म के भी रजिस्टर पाए जाते हैं, और ऐसा भी रजिस्टर पाया जाता है जिसमें वायर बॉन्ड रहता है। वायर छोटे छोटे पतले पतले जो तार होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं, और इसका एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है, इसका यही प्रॉपर्टी होता है कि करंट को अपोज करता है। रजिस्टर वैल्यू को कैसे निकालते हैं, कलर कोडिंग आपने पढ़ा होगा, उससे क्या कर सकते हैं, रजिस्टर के वैल्यू को भी बता सकते हैं। मैं अगले लेक्चर में उसका भी बताऊंगा कि कलर कोडिंग आप कैसे जान सकते हैं। दिस मार्किंग रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑन ओम, और ये क्या होता है, ये ओम में पाया जाता है रजिस्टर वैल्यू। ठीक है। इसको ओम में निकालते हैं, मेजर करते हैं। रजिस्टर नेटवर्क, मल्टीपल रजिस्टर कैन बी कनेक्टेड इन वेरियस। देखिए रजिस्टर नेटवर्क मतलब कि रजिस्टर मतलब कि सीरीज में भी हो सकता है, पैरेलल में भी हो सकता है, कंबाइंड नेटवर्क भी हो सकता है, सीरीज पैरेलल दोनों मिक्स भी हो सकता है। देयरफॉर नेटवर्क जो हो सकता है डिफरेंट फॉर्म में पाए जा सकते हैं, और उसे एनालाइज करने के लिए सीरीज पैरेलल कनेक्शन या फिर मिक्स्ड पैरेलल, सीरीज पैरेलल का आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। आर इक्विवेलेंट के साथ साथ किरचॉफ के थ्रू भी आप आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, या बहुत सारे ऐसे मेथड है जिसके थ्रू आप आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, जिसको मैं आपको आगे वाले लेक्चर्स में बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए कैसे हो रहा है, मैंने बताया। देखिए ज्यादा जो लाल है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, और जो मिनिमम है वहां कम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। मतलब देखिए यहाँ करंट का इंटेंसिटी ज्यादा था, जैसे जैसे रेजिस्टेंस के पार हो गया, देखिए ढीला पड़ गया, उसमें क्या हो गया,
कि करंट आपके जो वोल्टेज की वैल्यू थी वो कम हो गई, ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू कम हो गई, तो रजिस्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो देखिए करंट यहाँ कितना ज्यादा था, रेड मतलब ज्यादा करंट, मैक्सिमम करंट था, और देखिए यहाँ पर जाते जाते मिनिमम करंट में पहुंच गया, क्योंकि रजिस्टर कुछ क्या किया, बोला कि बाब करंट भैया मैं आपको जाने नहीं दूंगा, रुक जाओ रुक जाओ, रोक रोक के क्या कर दिया, उसका वैल्यू को घटा दिया, उसको कमजोर बना दिया। देखो उसके अंदर में इस तरह मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, और करंट को इस सब को बाधा को पार करके यहाँ तक पहुंचना पड़ता है। उस बीच में इसका बहुत सारा लॉसेस हो जाता है, हीट लॉसेस के थ्रू क्या होता है, इसका आधा से ज्यादा एनर्जी निकल जाता है। देखिए ये सब एनिमेशन से कितना मजा आ रहा है, और आपको पता भी चल रहा है कि कैसे लॉसेस होता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। कैपेसिटर क्या होता है भैया, कैपेसिटर बता दो। कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए कैपेसिटर, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है। कैपेसिटर में दो प्लेट होता है, और उस प्लेट में क्या होता है, चार्ज एक्यूमुलेशन होता है। उसमें उसमें चार्जिंग के साथ साथ डिस्चार्जिंग भी होता है ना। कैपेसिटर में चार्जिंग भी होगा, डिस्चार्जिंग भी होगा। जब बैटरी लगा दोगे तो कैपेसिटर के पास चार्जेस जाएगा तो चार्जिंग होगा। और क्या करोगे, जब 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 सेल हटा दोगे तो क्या होगा, वो अपना चार्ज को क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो मतलब डिस्चार्जिंग होगा। तो कैपेसिटर एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होता है इन डीसी सर्किट दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म पे क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। इसके पास दो कंडक्टिंग प्लेट होता है, सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जानते हैं। इन दो के बीच में क्या होता है, खाली जगह होता है। उस खाली जगह में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दिया जाता है दो प्लेट के बीच में। वह ना वोल्टेज, जब इस जगह वोल्टेज एक प्लेट और दूसरी प्लेट के बीच में वोल्टेज पाया जाता है, और डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखने मिलता है। बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो क्या होगा, एक चार्ज दूसरे प्लेट के पास क्या करेगा, चार्ज मूव करेगा, तो उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम, देयरफॉर डाइलेक्ट्रिक आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। इट चार्ज अप बाय एक्यूमुलेटिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द प्लेट। अपने प्लेट में क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या करेगा, एक्यूमुलेट करके रखेगा। और क्या करेगा, जब जरूरत पड़ेगा, जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो क्या करेगा, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा, जंप करेगा थ्रू ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कैपेसिटर नेटवर्क आर फॉर्म्ड व्हेन द मल्टीपल कैपेसिटर आर कनेक्टेड टुगेदर। कैपेसिटर नेटवर्क कब बनेगा, नेटवर्क मतलब बहुत सारे चीजों को जोड़ देने से नेटवर्क बनेगा। तो कैपेसिटर क्या कैसे बनेगा, बहुत सारे मल्टीपल कैपेसिटर को एक जगह जोड़ दोगे तो क्या होगा, कैपेसिटर नेटवर्क बनेगा। और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल सकते हो। मैं आगे बताऊंगा कि कैपेसिटर के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं। फिर कैपेसिटर का बिहेवियर देखा जाए तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग शो करता है। जब उसमें बैटरी लगा दोगे तो चार्जिंग होगा, जब बैटरी हटा दोगे तो डिस्चार्जिंग होगा, मैंने आपको बता दिया पहले ही। और उसका कैपेसिटिव वैल्यू होगा, कैपेसिटर कितना चार्ज को कैरी कर ले रहा है ना, 1 वोल्ट में कितना चार्ज को कैरी कर ले रहा है, अगर वो पता चल गया तो आपको कैपेसिटर का वैल्यू पता चल जाएगा। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, पता है ना फॉर्मूला, C इज इक्वल टू क्यू बाई पी। ऐसा नहीं कि जेई मेंस भूल जाओ भैया, जेई मेंस को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, मतलब Q को हम 1 कूलम मान लें, और चार्ज को हम C Q बाई V को हम लोग 1 वोल्ट मान लें। मतलब 1 वोल्ट में जितना चार्ज, 1 वोल्ट में जितना चार्ज स्टोर कर रहा है कैपेसिटर, उसका उतना ही कैपेसिटेंस वैल्यू होगा, उतना फैराड वैल्यू होगा। तो देखिए 3 तरह का कैपेसिटर होता है, एक सिरेमिक होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, एक फिल्म फिल्म कैपेसिटर होता है। सिरेमिक जो होता है वो छोटा होता है। आप सिरेमिक वाले कैपेसिटर देखे हो, नहीं देखे हो तो नेट में सर्च मार सकते हो, आपको देखने मिलेगा। तो कैपेसिटर होता है वो क्या सिरेमिक का भी होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक भी होता है, फिल्म भी होता है। छोटे सिरेमिक जो होते हैं वो छोटे कैपेसिटर होते हैं, उसका कैपेसिटेंस हाई होता है, और वो हाई फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं, ये इसका प्रॉपर्टी होता है। पहला ये छोटे होते हैं सिरेमिक, छोटे 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 मुन्ने बच्चे की तरह छोटे छोटे कैपेसिटर होंगे। साथ में इसका कैपेसिटेंस वैल्यू ज्यादा है, कितना देखिए, छोटा छोटा चीज है लेकिन धमाका बड़ा करेगा, मतलब कि बड़ा कैपेसिटेंस, हाई कैपेसिटेंस वैल्यू होगा, स्मॉल हाई कैपेसिटेंस वैल्यू, और हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक बड़ा कैपेसिटेंस होगा, पोलराइजेशन प्रोसेस दिखाएगा, और क्या होगा, फिल्टर भी करके देता है। कैपेसिटर का एक प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी चार्ज को वो फिल्टर करके देता है। ये अभी जान लीजिए, अभी आप बेसिक पढ़ रहे हो, आपको ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ, बस आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। सिरेमिक छोटा, सिरेमिक को कैसे याद कर सकते हो,
छोटा आदमी बड़ा धमाका, मतलब छोटा छोटा होता है सिरेमिक, बट काम बड़ा करता है, मतलब कि हाई कैपेसिटेंस होता है और हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक बड़ा कैपेसिटेंस होता है और पोलराइजेशन प्रोसेस करता है, फिल्टरिंग करके देता है। फिल्म क्या होता है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और क्या करता है जनरल पर्पस एप्लीकेशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। देखिए चार्जिंग हो रहा है, कैपेसिटर ये लगा दिए, बैटरी लगा दिए, तो क्या हो रहा है पॉजिटिव साइड से क्या कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, ढकेल रहा है इसको, ढकेल करके क्या करेगा, यहाँ से देखिएगा निकल जाएगा, निकल करके करंट वापस यहाँ पर जमने लगेगा। तो मतलब पॉजिटिव साइड में करंट क्या क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सारा जमा हो रहा है, इसको चार्जिंग बोलेगा। देखिए डिस्चार्जिंग केस में देखिए मैं हटा दिया, अब क्या होगा, चार्ज यहाँ से क्या निकलेगा और वापस वहां पर जमा हो जाएगा, ये होता है डिस्चार्जिंग। चलिए आगे बढ़ता हूँ, इसके बारे में ज्यादा जानना नहीं है, इसके बारे में मैं अलग से आपको, मैं बताया ना एसी सर्किट में आर एल सी तीनों का बिहेवियर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये डीसी सर्किट है, इसको मैं ज्यादा आपको डिटेल में ये पहला लेक्चर है तो इसमें मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट होने के बाद आपको मजा नहीं आएगा। इसीलिए मैं ज्यादा आपको फर्स्ट लेक्चर में ज्यादा टफ नहीं, आपको सस्ते में निकाल दूंगा, आपको हर एक चीज समझ में आएगा, क्रिस्टल क्लियर समझ में। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए, और आपको सही में मजा आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि सर मेरे को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आता तो बोलिए सर आपको ये कम इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे फिर से समझाओ, तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा। इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर एक पैसिव एलिमेंट होता है, पैसिव कंपोनेंट होता है डीसी सर्किट का, और ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है मैग्नेटिक फील्ड में। और ये क्या टिपिकली मेड बाय बाइंडिंग अ वायर। देखिए क्या होता है, एक कोर होता है उसके ऊपर वाइंडिंग कर देते हैं, गोल 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 गोल, ठीक है। देखिए इस तरह, देखिए कोर है, इसमें क्या गोल 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 बाइंडिंग कर दिए हैं, तो इसमें क्या होगा, जब करंट बहेगा, करंट बहाएंगे तो गोल 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 गोल, मैं दिखा रहा हूं कैसे। देखिए ये कोर हो गया, दिस इज अ कोर, ये कोर हो गया, और ये क्या हो गया, इसके ऊपर वाइंडिंग हो गया, इस तरह से वायर को वाइंड कर दिए हैं। तो क्या होगा, एक तरफ से करंट बहेगा और क्या गोल 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 करंट घूम करके दूसरे एंड से निकल जाएगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि मैं लेजर पॉइंटर ले लेता हूँ, यहाँ से, यहाँ देखिए यहाँ से करंट बहेगा और ये क्या करेगा, इस तरह से गोल 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 घूम करके यहाँ से निकल जाएगा। इसके कारण आपको पता है किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसका एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। किसी भी वायर में अगर करंट बह रहा है तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर को इसी तरह गोल 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 करके दिखाया जाता है, इसका यही सिंबल होता है। इंडक्टर का सिंबल कुछ इस तरह होता है, देखिए इंडक्टर का सिंबल कुछ इस तरह होता है, इस तरह से इंडक्टर को हम लोग शो करते हैं, दिस इज इंडक्टर, जिसको इंडक्टर कहते हैं। और इंडक्टर में क्या होता है कि करंट बहाने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर एनर्जी को स्टोर करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है इसका मतलब वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर में क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, वो एनर्जी को स्टोर कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के तौर पे क्या कर रहा था, एनर्जी को स्टोर कर रहा था। बिकॉज क्या हो रहा था, हर एक प्लेट में क्या होता है, चार्जेस बन रहे थे, और वो चार्जेस क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहे थे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे स्टोर कर रहे थे, सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कैसे कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन आपका इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा था। देख लो इलेक्ट्रॉन चार्जिंग हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन निकल करके क्या हो रहा है कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है, और यहाँ एनर्जी यहाँ एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए समझ में आ रहा है। इंडक्टर नेटवर्क आर फॉर्म्ड व्हेन द मल्टीपल इंडक्टर आर कनेक्टेड टुगेदर। मतलब देखिए क्या लिखा है, इंडक्टर पैसिव एलिमेंट, पहली बात तो पैसिव एलिमेंट होता है, ठीक है। पैसिव एलिमेंट तो एक्टिव एलिमेंट क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये पैसिव मतलब लोड, एज अ लोड यूज कर रहे हैं हम लोग, इसको एक्टिव एलिमेंट तब बोलेंगे। एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट के बारे में पहले जान जाइए। एक्टिव एलिमेंट जो पावर को देता है और जो पावर को कंज्यूम करता है उसको पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। दैट इज वाई रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर पैसिव एलिमेंट। बिकॉज वो क्या करे, पावर को ले रहे हैं, कंज्यूम करे, बोले मुझे पावर दे दो भैया, मुझे पावर चाहिए, तो पावर को लेते हैं और ये क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देयरफॉर इट इज
एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर क्या कर रहे थे, एनर्जी को ले रहे थे और इलेक्ट्रिकल फील्ड में के फॉर्म में स्टोर कर रहे थे। रजिस्टर तो भाई सिंपल है भैया, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मैं पैसिव एलिमेंट तो हूँ। और क्या करूंगा कि डीसी सर्किट में क्या करूंगा, एनर्जी को स्टोर करके रखूंगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। दे आर टिपिकली मेड बाय द वाइंडिंग अ वायर अराउंड अ कोर मटेरियल एयर। अब देखिए ये जो कोर हो सकता है या तो एयर होगा, या तो आयरन होगा, या तो फेराइट होगा। व्हेन करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर, अगर करंट, वही बोला जा रहा है, करंट जब बहेगा इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगा। व्हेन द करंट चेंजेस, जब करंट को चेंज करेंगे तो क्या होगा, इंडक्टर रेजिस्ट द चेंज। अब देखिए डीसी फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब एसी फ्लो कराएंगे तो कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, वो भी मैं आपको बताऊंगा, सब्र रखिए। यहाँ क्या हो रहा है ना, देखिए जब एसी में फ्लो करूंगा तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, यहाँ निगेटिव बनेगा। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है। जब निगेटिव हाफ साइकिल में होगा तो ये पॉजिटिव क्या होगा, ये पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव बन जाएगा, और ये निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ये निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, यही चीज सफल होते रहेगा बार बार। तो क्या होगा, करंट चेंज होने की वजह से रेजिस्टर क्या करेगा, ये पॉजिटिव निगेटिव। देखिए अब क्या होता है कि नेचर को सिमेट्री पसंद है, कि सब चीज एकदम सिंपल होना चाहिए, ज्यादा चेंज उसको पसंद नहीं है। देखिए इसमें चेंज हो रहा है, निगेटिव पॉजिटिव बार बार चेंज हो रहा है। तो उस चेंज को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। इसके इस पॉजिटिव निगेटिव को कम करने के लिए अपना खुद का एक ईएमएफ बनाएगा, जो क्या करेगा, पॉजिटिव निगेटिव जो हो रहा है उसको रोकेगा। बोलेगा नहीं भैया हमको ज्यादा चेंज नहीं चाहिए, ये सब तुम क्या कर रहे हो, निगेटिव पॉजिटिव कर दे रहे हो, मैं क्या करूंगा, उसको रोक दूंगा। तो क्या करेगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड स्टोर एनर्जी व्हेन द करंट चेंजेस द इंडक्टर इंड्यूसेस द चेंज बाय। आप लेंज लॉ पढ़े हैं, लेंज लॉ में वही बताया गया है कि कोई भी चीज अगर इंड्यूस होता है, ईएमएफ अगर इंड्यूस होता है तो वो क्या करता है, अपने चेंज को रोकने के लिए अपना खुद का ईएमएफ बना देता है, और वही ईएमएफ को इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। और वही इंड्यूस ईएमएफ ये जो पॉजिटिव निगेटिव का जो झोल मूल चल रहा है उसको क्या करेगा, रोक देगा। समझ में आया, क्रिस्टल क्लियर हुआ, बातों को मेरा क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। इंडक्टर नेटवर्क ऑफ फॉर्म्ड व्हेन द मल्टीपल इंडक्टर आर कनेक्टेड टुगेदर। मैंने क्या कहा, नेटवर्क मतलब क्या कि बहुत चीजों को जोड़ दोगे तो नेटवर्क बनेगा। तो इंडक्टर नेटवर्क कब बनेगा, जब बहुत सारे इंडक्टर को जोड़ दोगे एक जगह तो इंडक्टर नेटवर्क बन जाएगा। लाइक कैपेसिटर इक्विवेलेंट इंडक्टर को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी फिल्टर करता है, ये भी स्मूथनिंग करता है, और ये भी एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, एक मिनट, चार्ज नहीं है, चार्जिंग दे देता हूं। चलिए, अब इंडक्टर नेटवर्क आर यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन, और इंडक्टर को हम लोग बहुत जगह यूज कर सकते हैं। हम लोग इसको स्मूथनिंग, फिल्टरिंग और एनर्जी स्टोरेज में यूज कर सकते हैं। और क्या लिखा है, द बिहेवियर डिपेंड अपॉन द। देखिए डीसी देंगे तो अलग बिहेवियर शो करेंगे, एसी देंगे तो अलग बिहेवियर। मैंने बताया डीसी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम एनर्जी स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर एसी देंगे तो क्या होगा, करंट का बार बार पोलैरिटी चेंज होगा, बार बार पोलैरिटी चेंज होगा तो अपना एक अलग सा इंड्यूस ईएमएफ बना देगा जो वो चेंज को रोकेगा, वो अपने सिमेट्री को मेंटेन करके रखेगा। तो ये बोल रहा है कि टाइम कांस्टेंट होने के साथ साथ क्या करेगा, अपने अलग अलग बिहेवियर को करेगा। एसी और डीसी इंडक्टर दे रहा है या कितना एनर्जी को दे रहा है, वही पावर होता है। पावर का मतलब कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है या कितना एनर्जी जनरेट हो रहा है, उसी को पावर बोलेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, एनर्जी कितना ट्रांसफर हो रहा है या कितना एनर्जी दे रहा है, कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है डीसी सर्किट में, उसी को पावर ऑफ अ डीसी सर्किट कहेंगे। वही पावर इज द रेट एट विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और कंज्यूम्ड इन अ डीसी सर्किट। इसको वॉट में हम लोग मेजर करते हैं। और क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। मैंने बताया ना, P इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू आई होता है।
डीसी सर्किट में क्या होता है, पावर या तो डिसिपेट होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, या तो क्या होगा, या तो क्या होगा और रेजिस्टर से, या तो क्या होगा कि स्टोर होगा, या तो क्या होगा डिसिपेट होगा या तो स्टोर होगा। स्टोर कौन करेगा, स्टोर करेगा कैपेसिटर और इंडक्टर, और डिसिपेट कौन करेगा, रेजिस्टर करेगा। चलिए, अंडरस्टैंडिंग द पावर कैलकुलेशन इसेंशियल फॉर डिजाइनिंग एफिशिएंट सर्किट दैट मीट्स पावर रिक्वायरमेंट एंड अवॉइड ओवरहीटिंग। तो क्या बोला है कि देखिए, मैंने क्या बोला, रजिस्टर में क्या होता है, बोलता वोल्टेज ड्रॉप होता है, आपको मैंने बताया था वोल्टेज ड्रॉप होता है जिसकी वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या होगा कि ठीक उल्टा, मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर और आपका इंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, अब हम पावर का कैलकुलेशन को हम देखें तो एफिशिएंट सर्किट दैट मीट पावर रिक्वायरमेंट एंड अवॉइड ओवरहीटिंग। पावर कैलकुलेशन हम लोग क्या करते हैं, एक एफिशिएंट, एक ऐसा सर्किट बनाते हैं जिसका एफिशिएंसी ज्यादा हो, जिसमें ओवरहीटिंग कम हो। ठीक है, पावर कैलकुलेशन का वही मोटो होता है कि हम लोग क्या करें, पावर का रिक्वायरमेंट को कम करें और ओवरहीटिंग को भी कम करें और सर्किट को एफिशिएंट बनाएं। यही है पावर कैलकुलेशन का मोटो। पावर कैलकुलेशन हम लोग इसीलिए करते हैं, आप देखिए इंडस्ट्री में भी पावर का कैलकुलेशन होता है ताकि वहां जो पावर बन रहा है वो क्या हो कि कम पावर प्रोड्यूस हो। वहां क्या नहीं, सॉरी, वहां क्या होता है, किसी भी इंडस्ट्री में पावर कैलकुलेशन इसीलिए होता है ताकि हम लोग क्या करें, जो भी वेस्ट एनर्जी है वो कितना खर्च हो जा रहा है, उस वेस्टेज ऑफ एनर्जी को हमको बचाना है। इसीलिए हम लोग पावर कैलकुलेशन करते हैं ताकि वो वेस्टेज जितना वेस्ट हो रहा है उससे हम लोग बचा सके, प्लस हम लोग कम एनर्जी में ज्यादा काम कर सके। यही पावर कैलकुलेशन का मोटो होता है। पावर कैलकुलेशन में क्या होता है कि पावर रेटिंग होता है जो क्या करता है, पावर डिसिपेशन को हैंडल करने के लिए इंश्योर करता है विदाउट फेलिंग। पावर डिसिपेशन क्या होता है, हीट के फॉर्म में पावर डिसिपेट होता है। चलिए, थोड़ा लैग आ गया था, पढ़ते हैं आगे। पावर देखिए, पहला क्या चीज होता है, ये पावर कैलकुलेशन में पहले पावर डिसिपेशन होता है। पावर डिसिपेशन कौन करता है भैया, रजिस्टर करता है पावर डिसिपेशन। फिर क्या होता है, पावर स्टोरेज। पावर स्टोरेज कौन करता है भैया, पावर स्टोरेज कौन करता है, कैपेसिटर और इंडक्टर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन करता है, आपका कैपेसिटर करता है, और मैग्नेटिक एनर्जी में कौन करता है, आपका इंडक्टर करता है। फिर पावर एफिशिएंसी, हम लोग पावर कैलकुलेशन इसलिए करते हैं कि पावर का एफिशिएंसी बना रहे, पावर का एफिशिएंसी ज्यादा रहे, ताकि पावर का एफिशिएंसी अगर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, पावर का एफिशिएंसी अगर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, जो भी एनर्जी वेस्ट हो रहा है या जो भी एनर्जी आपका इंडस्ट्रीज वगैरह में वेस्ट होता है या फिर कम पावर में हम लोग ज्यादा काम कर सके, यही मोटो होता है। वही लिखा है, एफिशिएंसी रेफर्स टू द यूजफुल पावर आउटपुट टू द टोटल पावर इनपुट। जितना इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट पावर भी निकलना चाहिए, उसके बीच में लॉसेस कम होना चाहिए। समझ गए, जैसे क्या हो रहा है कि जैसे मैं 5 एम्पियर देता हूँ किसी भी करंट, किसी भी वायर में मैं 5 एम्पियर दे रहा हूँ और वहां 3 एम्पियर मिल रहा है, मतलब 2 एम्पियर का लॉस हो गया। 5 एम्पियर दिया, 2 एम्पियर निकला, मतलब 3 एम्पियर का लॉस। तो 3 एम्पियर का लॉस कम हो, यही मेरा मोटो है भाई, लॉसेस बहुत कम होना चाहिए। 5 एम्पियर इधर से दे, 5 एम्पियर वहां से दे, तो वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, है ना। तो एफिशिएंसी बनाए रखना है तो हम लोग पावर कैलकुलेशन करते हैं। चलिए आगे, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। किरचॉफ्स लॉ में आप जानते हैं केवीएल और केसीएल होता है। मैं आपको यहाँ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कैलकुलेशन वगैरह मैं अगले वाले में कराऊंगा। मैं बस बता दे रहा हूँ कि केवीएल केसीएल होता है, किरचॉफ होता है। असली मजा कल से होगा, कल मैं आपको पूरी डिटेल में आपको बता दूंगा कि किरचॉफ से हम लोग कैसे वोल्टेज निकालते हैं, कैसे आप केसीएल का यूज करके कैसे आप किसी भी इक्विवेलेंट सर्किट के करंट निकालते हैं। मैं आपको सारा चीज उसी में बताऊंगा। इसमें बस खाली मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि डीसी सर्किट होता क्या है और इसमें क्या क्या होते हैं। चलिए, किरचॉफ्स लॉ फंडामेंटल प्रिंसिपल पे वर्क करता है सर्किट एनालिसिस में, और ये क्या गवर्न करता है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। ये तीनों से क्या होता है, आपका किरचॉफ वोल्टेज, किरचॉफ्स लॉ होता है। मान ली किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं तब क्या क्या चीज निकालेंगे, क्या क्या चीज होना चाहिए नेटवर्क में, रेजिस्टेंस होना चाहिए, करंट होना चाहिए और वोल्टेज होना चाहिए। तो केवीएल है तो वोल्टेज कांस्टेंट रखना है, तो वोल्टेज हमको निकालना होगा हर एक मेश में। अगर एक लूप ले रहे हैं, सॉरी एक लूप लेंगे तो उसमें क्या निकालना होगा, वोल्टेज, हर चीज का वोल्टेज को प्लस करना होगा। जितना वोल्टेज आएगा प्लस करके इक्वल टू 0 कर देते, तो वही करते थे ना भैया। तो क्या होगा कि इसमें क्या होगा, किसका रिलेशनशिप है, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इन अ डीसी सर्किट। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या करता है, क्या बोलता है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप, जितना भी एक सर्किट में जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैंने बताया था कि आपको क्या है कि एक
एक सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3, और यहाँ से आप करंट भेज रहे हैं, वो तो कुछ वोल्टेज है, यहाँ पर V वोल्टेज हम दे रहे हैं, तो क्या होगा, V वोल्टेज जब पार होगा तो कुछ R1 से कुछ लॉसेज होगा, R2 से कुछ लॉसेज होगा और R3 से कुछ लॉसेज होगा। अब बाद में जो वोल्टेज बचेगा वो कुछ वोल्टेज मिलेगा। तो मैं जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ R1 से और जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ R2 से और कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ R3 से, तीनों को जब प्लस करिएगा तो अगर इक्वल टू 0 होगा, ये तभी क्या होगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ प्रूफ होगा। तो ये चीज प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट ने क्या किया कि लॉसेस को क्या किया, लॉसेस में जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था सबको प्लस करके देखा और ये सही में हुआ है। और वो साइंटिस्ट का नाम किरचॉफ था। किरचॉफ ने क्या किया कि हर एक वोल्टेज में क्या किया, ड्रॉप को प्लस करके देखा। प्लस करने पर उन्हें पता चला कि प्लस करने पर 0 हो जाता है। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वोल्टेज किरचॉफ वोल्टेज लॉ में कि सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स अराउंड अ क्लोज्ड लूप इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये जो लॉ होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। जैसा कि आप जानते हैं जितना एनर्जी गेन होता है उतना एनर्जी लॉस्ट होता है। तो जितना एनर्जी आपने गेन किया है ना, और जितना आपने लॉस किया और आपको जितना एनर्जी मिला, सबको प्लस माइनस करोगे तो इक्वल टू 0 ही होता है। वही प्रिंसिपल ऑफ, आपको सिंपल भाषा में वही बताना चाहे तो जितना एनर्जी दे रहे हैं और जितना एनर्जी लॉस हो रहा है, जितना एनर्जी दे रहे हैं और जितना एनर्जी बाहर बच रहा है, उसी को वो अगर इक्वल टू हो तो उसी को प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर किरचॉफ भैया ने क्या बोला कि वोल्टेज ड्रॉप में हमने जितना भी ड्रॉप हुआ है अगर मैं उससे सम करता हूँ तो इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। केसीएल भैया ने क्या किया, किसी भी जंक्शन में कितना भी करंट आए वो क्या होगा, जितना इंटर कर रहा है उतना आउट भी होना चाहिए, है ना। किरचॉफ करंट लॉ बोलता है दैट द सम ऑफ ऑल करंट एंटरिंग इन अ नोड, किसी भी नोड में अगर जितना इंटर कर रहा है उतना बाहर निकलना चाहिए। मैं इसको अगले वाले में अच्छे से समझाऊंगा, एकदम डायग्राम के साथ बताऊंगा। बस आपको मैं यहाँ कुछ नॉलेज दे रहा हूँ कि अगले वाले एपिसोड में आपको सुनने में मजा आएगा, क्योंकि आपको कुछ कुछ बातें पहले से पता होगी। KCL states that the state of all the current entering a node in a circuit is equal to the sum of all the current leaving the node. This law is based on the principle of conservation of charge. ये किस पे बेस्ड होता है, KVL किस पे बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे बेस्ड हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये लॉ दो तरीका में होता है, KCL होता है, KVL होता है। इसमें क्या होता है, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है, जितना करंट अंदर जा रहा है उतना करंट बाहर निकलना चाहिए। और KCL और KVL को हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम लोग सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। वोल्टेज एंड करंट, अननोन करंट, वोल्टेज और अननोन करंट को निकालने के लिए यूज करते हैं, और सर्किट के बिहेवियर को जानने के लिए भी यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस ऑफ सिंपल डीसी सर्किट। अब सिंपल डीसी सर्किट का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब देखिए, एनालिसिंग सिंपल डीसी सर्किट तो क्या होना चाहिए, उसमें ओम्स लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए। ओम्स लॉ क्या कहता है भैया, ओम्स लॉ क्या कहता है, आपको पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, आपने तो पढ़ा होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब हम लोग जितना वोल्टेज दे रहे हैं उतना हमको करंट भी मिलना चाहिए। मतलब क्या है कि एनालाइजिंग सिंपल डीसी सर्किट, एनालाइजिंग क्या हो, पहली बात तो पहले आपको मैं बताऊंगा, अगले वाले लेक्चर में आपको सब चीज का लॉ के बारे में बताऊंगा, बट आपको मैं हल्का फुल्का नॉलेज दे देता हूँ। ओम्स लॉ क्या होता है कि द वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द करंट टेकिंग ऑल दी फिजिकल कंडीशंस सेम। मतलब कि सारा फिजिकल कंडीशन सेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। अगर एक ही टेम्परेचर में आप वोल्टेज और करंट के हर अलग अलग वैल्यू को चेक करोगे तो जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट की भी बढ़ोतरी होगी, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट भी बढ़ेगा। तो वही बोल रहा है, सिंपल डीसी सर्किट क्या होना चाहिए, ओम्स लॉ को ओबे करना चाहिए, किरचॉफ्स लॉ को भी ओबे करना चाहिए, और वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस हर एक पॉइंट में पता होना चाहिए। तभी हम लोग कह सकते हैं कि वो एक सिंपल डीसी सर्किट है। दो कंडीशन को याद रखो भैया, ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ को ओबे करो। और क्या है कि हर एक जगह के करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस होने चाहिए। हर एक जगह में अगर वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस है और ओबे कर रहा है ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ को, मतलब वो एक सिंपल डीसी सर्किट बना रहा है। ओम्स लॉ क्या बताता है, दैट द करंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। मतलब जितना करंट की बढ़ोतरी हो रही है उतना वोल्टेज की बढ़ोतरी होगा। I इक्वल्स टू GV, यही होता है। आप गलत पढ़ते हो, V इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ नहीं है भैया, I इक्वल्स टू GV। ये
जी जो होता है 1/r होता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए पेन लेता हूँ और देखिए क्या होता है, v इक्वल टू, आप आई आर पढ़े हैं ना, v इक्वल टू आई आर, यही आपने पढ़े हैं ना, आप लोग ने पढ़ा है ना। तो क्या होता है कि आप कैसे बोल सकते हैं, I इज इक्वल टू v/r लिख सकते हो, I इज इक्वल टू v इंटू 1/r लिख सकते हो, इंटू 1/r, इसे लिख सकते हो। जो 1/r है इसी को हम g लिख देते हैं, तो वही लिखते हैं I इज इक्वल टू g इंटू v, यही ओम्स लॉ होता है। G इज कॉल्ड कंडक्टेंस, V इज कॉल्ड वोल्टेज एंड I इज कॉल्ड करंट। तो जितना करंट बढ़ेगा कंडक्टर का उतना वोल्टेज भी बढ़ेगा और वो प्रोपोर्शनल होगा। और क्या होगा कि हम लोग फिजिकल कंडीशन को भी सेम रखेंगे, जैसे मतलब टेम्परेचर को सेम रखेंगे। अगर टेम्परेचर को अलग अलग टेम्परेचर में वोल्टेज और करंट को देखोगे तो वैसा नहीं होगा, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट नहीं बढ़ेगा। आपको टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन को सेम रखना होगा। By using this law, we can calculate the value of unknown quantities in a circuit and understood how the circuit behaves. मतलब क्या है, इस लॉ को हम लोग यूज करके हम लोग अननोन क्वांटिटीज को निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ के थ्रू हम लोग अगर वोल्टेज नहीं तो वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट, अगर उस किसी भी सर्किट में करंट नहीं पता है तो हम करंट को निकाल सकते हैं। अगर किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस निकालना, आर इक्विवेलेंट निकालना, तो हम लोग इसका यूज करके इस करंट भी रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। सिंपल डीसी एनालिसिस फॉर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट। हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम लोग समझ सकें, कब कहाँ वोल्टेज बढ़ जा रहा है, कब कहाँ करंट बढ़ जा रहा है, ये सब चीज हम लोग को पता होना चाहिए। सिंपल डीसी सर्किट एनालिसिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट एंड सॉल्विंग प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। अब प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम बन सके इसीलिए हम लोग डीसी सर्किट को पढ़ते हैं। काहे डीसी सर्किट को पढ़ेंगे, कहीं भी अब जटिल कहीं सर्किट देख लो तो वो बनना चाहिए आपसे, इसीलिए आप डीसी सर्किट पढ़ते हो। और कहीं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हो अगर आप उसे बना लेते हो, इसीलिए आप क्या करते हो, डीसी सर्किट को पढ़ते हो। ओम्स लॉ आपको पता चल के क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ आपको पता है, केसीएल एंड केवीएल क्या होता है, और सर्किट ये दोनों पता है तो आप सर्किट का एनालाइज कर सकते हो। ओम्स लॉ से देख सकते हो कि करंट एंड वोल्टेज किसी भी टेम्परेचर में, किसी एक टेम्परेचर में करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज भी बढ़ रहा है सेम वैल्यू से, मतलब ये कि वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। किरचॉफ लॉ को देख सकते हो कि क्या कर सकते हो कि वोल्टेज जितना ड्रॉप हो रहा है सबका सम लेकर के इक्वल टू 0 कर दोगे तो केवीएल तो अप्रूव हो गया। अगर किसी भी नोड में जितना करंट अंदर घुस रहा उतना बाहर निकल जा रहा है तो केसीएल भी अप्रूव हो गया। ये सब कुछ चीज को देख करके, बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स को देख करके आप क्या कर सकते हो, सर्किट को एनालाइज कर सकते हो और क्वेश्चंस बना सकते हो। आगे में न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, अभी जितना भी चीज पढ़े हो आपको न्यूमेरिकल बनाने में मजा आ जाएगा। चलिए इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, ये लास्ट है स्लाइड, इसके बाद मैं खत्म करूंगा। डीसी सर्किट आर यूबिक्वस इन आवर डेली लाइफ। हम लोग का यूबिक्वस बोलने का मतलब हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, डेली लाइफ में बहुत यूजेस होता है डीसी सर्किट का। प्रोवाइडिंग अ वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस एंड सिस्टम, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो डीसी सर्किट का यूज करते हैं, देयरफॉर हम लोग का बहुत जगह यूज होता है। सिंपल हाउस होल्ड से लेकर के बहुत ही जटिल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में भी क्या होता है, डीसी सर्किट का यूज होता है। वही लिखा है, फ्रॉम द सिंपल हाउस होल्ड एप्लायंसेस टू द सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। डीसी सर्किट क्या करता है, मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। और कॉमन एप्लीकेशन बोले, आपके मोबाइल फोन में डीसी सर्किट यूज होता है, वही लिखा है, स्मार्टफोन्स में डीसी सर्किट। आप जो लैपटॉप से देख रहे हो उसमें भी डीसी सर्किट्स है। आपके घर में जो लाइटिंग सिस्टम है उसमें भी डीसी सर्किट है। लाइटनिंग जो भी हो रहा है उसके अंदर में रेक्टिफायर लगा होता है। रेक्टिफायर क्या करता है, आपका एसी को डीसी में बदल देता है। आपको जो लाइट होते हैं वो डीसी में वर्क करते हैं। तो आपको पता है आपके घरों में एसी आता है तो आपके लाइट में एक डिवाइस लगे होते हैं रेक्टिफायर, वो क्या करेंगे, एसी को डीसी में बदल देंगे और वो डीसी सर्किट अंदर में लगे होते हैं। वही डीसी सर्किट की वजह से लाइट आपका जलता है। अब क्या है कि कंट्रोलिंग मोटर में भी आपका डीसी सर्किट हो सकते हैं, दैट इज डीसी मोटर में हम लोग डीसी सर्किट यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, आजकल आप लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाते हैं उसमें भी डीसी सर्किट होता है, वो भी डीसी से चार्ज होता है। चलिए, डीसी सर्किट का बहुत ही ज्यादा यूज होता है ऑटोमोटिव सिस्टम, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिकल व्हीकल वगैरह के बैटरीज में भी यूज होता है। ठीक है,
पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि मोबाइल फोन में देखिए यूज होता है, लैपटॉप में यूज होता है, अदर पोर्टेबल डिवाइसेस में होता है, लाइटिंग सिस्टम में यूज होता है। चलिए आपको मैं दुआ करता हूँ हर चीज सब चीज समझ में, और नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चन, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और तुरंत मुझसे कनेक्ट होइए। मैंने आपको लिंक्डइन का अकाउंट, इंस्टाग्राम का अकाउंट, और मैंने आपको टेलीग्राम का एक ग्रुप का लिंक दिया, वहां पर जा करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा बात ये कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और मैं आपको दुआ करता हूं कि आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही सस्ते और बहुत ही आराम से समझ में आएगा। मैं जानता हूं कि आज मैंने आपको उतने डिटेल में नहीं बताया, अगले वाले लेक्चर में जो भी चीज मैंने डिटेल में नहीं बताया उसे मैं डिटेल में अगले वाले लेक्चर में बताऊंगा। जैसे कि करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मैं उसे बहुत डिटेल में बताऊंगा कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे बदल सकते हैं, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे बदल सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि केसीएल एंड केवीएल क्या होता है, आपको पता चल के केवीएल क्या होता है, सम ऑफ द वोल्टेज सोर्सेज इज इक्वल टू 0। और केसीएल आप जानते हैं कि जितना करंट अंदर घुसेगा उतना करंट बाहर निकलेगा, उसके बारे में भी आप जान गए, तो उसके बारे में मैं एनालाइज करूंगा। फिर और भी थ्योरम्स है जैसे थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, वो सबको भी मैं ट्राई करूंगा कि सेकंड लेक्चर में मैं वो सब भी पढ़ा दूं। और मैं बता दे रहा हूँ 3 से 4 लेक्चर में जो पहला यूनिट है वो खत्म हो जाएगा। तो पहले यूनिट के लिए आप क्या करना होगा कि आपको मेरे साथ लगे रहना होगा, तभी आपको पहला यूनिट समझ में आएगा। ऐसे बता दें कि आपको डीसी सर्किट एंड डीसी कैसे वर्क करता है, कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट करंट होता है, ये मैं बता दिया। आपको मैं एसी का बिहेवियर दिखा दी, कैसे पॉजिटिव निगेटिव, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सुभांशु सर बताएंगे। आपको जीआईएफ के थ्रू आपको सब चीज समझा देंगे। आपको मैंने दिखाया कैसे पॉजिटिव निगेटिव क्या हो रहा है, पोलैरिटी चेंज हो रहा था, मैंने आपको इंडक्टर में भी करके दिखाया पॉजिटिव निगेटिव को चेंज करके, और मैंने आपको बताया कि चेंज होने पर आपको कितना ब्यूटीफुली मैंने आपको बताया कि वो क्या करेगा, अपना सिमेट्री को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएगा। कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाता है, आप कितने आप खूबसूरती से आप अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। ये आप मेरे साथ बने रहिए, आपको जरूर मजा आएगा। चलिए, थैंक यू एंड जय हिंद।